ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। 166 अनटाइटल चैप्टर। अब तक आपने पढ़ा। प्रिंस और दक्षिता लिविंग रूम में। भावेश प्रिंस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है उसने कुछ तो शरारत की है। जहां दक्षु दी प्रिंस को लेकर पॉजिटिव तो प्रिंस अपनी एंजल के लिए पॉजिटिव है। प्रिंस की नजर दक्षिता के कान के लव बाइट को देख उसके करीब जाने लगा। जूलिया प्रिंस के जाल फंसकर फिसलकर गिर गई। मिहिर जूलिया की आवाज सुन आया। वो फिसल कर गिर गया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसे नहीं पता था कि यह हरकत किसने की है। कीर्ति ने रूम से बाहर मिहिर और जूलिया को देखा। उन्हें उठाने के लिए उनके करीब जाने लगी। भावेश ने बचाने की कोशिश की। कीर्ति भावेश पर भड़क गई। दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। दक्षिता ने दोनों को शांत करवाया। वो शैतानी करने वाला शैतान उसका क्यूट हस्बैंड ही है। दक्षिता प्रिंस को लेकर गेस्ट रूम में आज की शैतानी के बारे में पूछने के लिए लेकर जाती है। प्रिंस दक्षिता से गुस्सा हो बोला वो अपने हस्बैंड को बदसूरत आदमी के लिए कैसे डांट दिए सकती है। दक्षिता शांति से गहरी सांस ले प्रिंस को समझाने ही वाली थी। अचानक अब आगे प्रिंस ने दक्षिता के ईयर लॉक को अपने मुंह में लिया। उसे शक और धीरे धीरे चूहे की तरह कुतरने लगा। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। फिर उसने दक्षिता के ईयर लॉक को छोड़कर दक्षिता के गुलाबी होठों को अपने होठों के बीच लेकर जोर से दबाया तो उसको हल्का सा दर्द हुआ। दक्षिता ने अपनी आंखें बड़ी करके प्रिंस को देखा तो वो अपनी आंखों में शरारती चमक लेकर दक्षिता के होठों पर बाइट करके दक्षिता को उसी हालत में छोड़कर दरवाजा खोलकर वहां से डाइनिंग रूम की ओर भाग जाता है। वो प्रिंस की हरकत पर हैरानी से मुंह खोले एकटक खुले प्रिंस की पीठ को आंखों से ओझल होने तक घूर रही थी। सभी प्रिंस ने उसके साथ कितनी देर तक शरारत की। दक्षिता एक बार भी कुछ नहीं कर पाई। प्रिंस के एहसास और टच दक्षिता की कमजोरी था। दक्षिता ब्लश करते हुए प्रिंस के पीछे चली गई। डाइनिंग रूम में दक्षिता होठों पर प्यारी सी मुस्कान के साथ चली गई। दक्षिता ने देखा प्रिंस ब्लश करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा है। वही सबने पहले प्रिंस को देखा, फिर दक्षिता को देखने लगे। दक्षिता को गौर से देखा। सबको उसके कान पर और होठों पर लव बाइट नजर आया। दक्षिता के कान और होठों पर हल्का सा खून दिख रहा था। सब मुंह दबाकर हंसने लगे। वही जूलिया भी दर्द ने तड़पते हुए कमर पकड़कर डाइनिंग रूम में अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक और रूथलेस क्वीन बॉस की हालत देखकर वो हैरान हो गई जिसके डर से अंडरवर्ल्ड, बिजनेसमैन और ऑल वर्ल्ड की 35 कंट्री की गवर्नमेंट खौफ खाती है। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान है जिसके नाम से लोग डर के मारे अपनी मौत को गले लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। उस खतरनाक क्वीन बॉस को किसी ने चूहे की तरह कोतर के रख दिया। जूलिया गुस्सा होने की जगह खुश हो रही है। उसने अपने मन में कहा यही प्यार की ताकत है। प्यार ही कमजोरी भी है। अगर क्वीन बॉस के दुश्मनों को उनकी कमजोरी के बारे में पता चला तो शायद वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जूलिया नहीं जानती थी किसी ने दक्षिता की कमजोरी पर वार करने की कोशिश की। वो लोग इस दुनिया से बेदर्दी से मारे जाएंगे। दक्षिता प्रिंस के पास से चेयर पर बैठ गई। अचानक दक्षिता के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने प्रिंस की थाई अपना हाथ फिराना शुरू कर दिया। वो अपने मन में बोली ओह माय क्यूट इनोसेंट हब्बी हम शरीफ क्या हो गए, आप तो बहुत ज्यादा शैतान हो गए। ये बोलकर दक्षिता शैतानी स्माइल के साथ प्रिंस को तंग करने के लिए उसकी थाई पर हाथ रख सेडिक्टिवली घुमाने लगी। उसकी तो सांसें ही अटक गई। प्रिंस हैरानी से दक्षिता को देखते लगा। प्रिंस भले ही कितना ही बोल्ड क्यों ना हो वो अभी भी दूसरों के सामने उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ था। वो एक इंट्रोवर्ट इंसान बन गया था जिसे दूसरों के साथ बातें करना एंजॉय करना पसंद नहीं था। उसे बस दक्षिता और भावेश के साथ ही रहना पसंद था। तभी मेहरलाल आंखों और चेहरे पर रेड कलर के निशान के साथ में डाइनिंग रूम में आया। उसकी ये हालत देखकर हर कोई हैरान था। दक्षिता ने अपने शैतान क्यूट हब्बी को घूरने लगी। प्रिंस उसे अपनी नजरें चुरा रहा था। तभी कीर्ति ने मिहिर से इसकी वजह पूछी तो उसको याद आया कि जब अपने ऊपर लगे सौंफ के पानी को साफ करने और कमर में थोड़ा देने के लिए गर्म पानी बॉडी वॉश में डालकर उसे बॉडी शॉप डालकर जैसे ही वह रिलैक्स होने के लिए गर्म पानी में बैठा उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर का दर्द कम हो गया हो। अगले ही पल मुझे बॉडी पर अजीब सी इचिंग फील होने लगी। मैं समझ गया जी जरूर किसी ने उसके बॉडी वॉश के साथ गड़बड़ की है। मिहिर ने नकली स्माइल के साथ बोला पता नहीं ये सब मेरे साथ कौन शरारत कर रहा है। उसके साथ ये सब शरारतें कर कौन रहा है। मिहिर को यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। वो ये समझ नहीं पा रहा था उसके साथ यह शरारत किसने की है। वो इंसान क्यों वो उसे परेशान कर रहा है। मिहिर कीर्ति को सब कुछ बताते हुए सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। दक्षिता ने प्रिंस को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया जिससे उसको प्रिंस पर शक नहीं हुआ। मिहिर ने खुजली से परेशान रहते होकर अपनी स्किन को हल्ले हाथ से रब करते हुए डिनर कर रहा था। इचिंग से परेशान होकर मेडिसिन ली। उसे मेडिसिन से एलर्जी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो किसी वैम्पायर से कम नहीं लग रहा था। दक्षिता ने ब्रेकफास्ट कर प्रिंस का हाथ पकड़ अपने रूम में आकर प्रिंस और दक्षिता दोनों ही एक साथ वॉशरूम में चले गए। वहां पर प्रिंस ने एक बार फिर दक्षिता को थोड़ा परेशान किया। फिर दोनों व्हाइट बाथरोब पहनकर बाहर आ गए।
क्लोजेट रूम में प्रिंस ने ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट ट्राउजर और दक्षिता ने विद शर्ट, फॉर्मल ब्लू कलर का पेंट और हाई वेस्ट जैकेट पहना। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बालों का पोनीटेल बना रही थी। प्रिंस दक्षिता को पीछे से बाहों में भर बोला, हम एंजल वाइफी, क्या आपका जाना जरूरी है? उसने मिरर में से प्रिंस को देखते हुए कहा, क्यूटी हब्बी, सिर्फ आज आपके बिना जा रही आ जाना हूँ। फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। प्रिंस खुशी से दक्षिता की गर्दन को किस करने लगा। उसने प्रिंस के हाथों पर हाथ रखकर पीछे की ओर सर झुकाकर प्रिंस के सर पर अपना सर रखाते हुए बोली, अपना ध्यान रखना। उसने दक्षिता को अपने से अलग कर अपनी तरफ घुमाकर कस के गले से लगा लिया। दक्षिता महाशय जाने ही वाली थी कि प्रिंस ने उसे अपनी तरफ घुमाया और मेरे पास से सिंदूर की डिब्बी उठाकर दक्षिता की मांग में हल्के से उसके बालों में छुपाते हुए सिंदूर भरा। दक्षिता की आंखें बंद हो गई। प्रिंस धीमे से बोला, एंजल वाइफी, आपको पता है मम्मा बचपन में कहा, ये वाइफ के सर पर उसके हस्बैंड का ताज होता है। इससे हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार साबित होता है। दक्षिता ने प्यार से प्रिंस के फोरहेड पर किस किया। दोनों लिविंग रूम में आए। फिर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए भावेश की तरफ देखकर अपने फोन से उसके फोन में प्रिंस का डाइट प्लान मैसेज कर अपना लैपटॉप बैग लेकर दरवाजे की ओर जाने से पहले प्रिंस के कान में बोली, क्यूट हब्बी, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती उस डॉक्टर के साथ शरारत मत करना। मेरे आने के बाद जो मन में हो वो कर लेना। ये सुनकर प्रिंस ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ दक्षिता की तरफ देखा। ये देखकर दक्षिता ने अपनी भौहें उठा ली। दक्षिता अपनी कार में बैठ गई। उसके साथ कीर्ति भी जा रही थी। अचानक नहीं हुआ वहां पर आए उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थी। कीर्ति को याद आया कि उसने रीवा को डिनर के टाइम और अब ब्रेकफास्ट के टाइम भी नहीं देखा था। रीवा की हालत देखकर कीर्ति समझ गई थी रीवा के साथ कुछ तो गलत है। रीवा ने दक्षिता के साइड मिरर के पास जाकर नॉक किया। दक्षिता ने मिरर डाउन किया। रीवा रिस्पेक्ट यू टोन में सर झुकाकर बोली, युवरानी प्लीज, आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही दक्षिता ने कुछ देर रीवा को घूर कर देखा, फिर उसे पीछे बैठने का इशारा कर दिया। रीवा चुपचाप जाकर गुमसुम होकर पीछे बैठ गई। दक्षिता ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। फिर कीर्ति को सिटी के बाहर मौजूद एक कार के पास ड्रॉप करके खुद सिटी की दूसरी साइड एक सुनसान एरिया में जाने लगी। रीवा भी कंफ्यूज थी। वो अभी दक्षिता के परमिशन के बिना कुछ नहीं बोल सकती थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार बहुत पुरानी सा फैक्ट्री के बाहर आकर रुकी। दक्षिता कार से उतरकर फैक्ट्री के अंदर जाने लगी। रीवा कुछ देर सोचती रही, फिर वो भी दक्षिता के पीछे पीछे उस फैक्ट्री के अंदर आ गई। दक्षिता ने देखा सामने अर्जुन कुछ बॉडीगार्ड खड़े हैं। बॉडीगार्ड थोड़ी परेशान में लग रहे हैं। अर्जुन ने दक्षिता को देख बॉडीगार्ड के ऊपर प्रेशर बनाते हुए बोला, तुम लोग मुझे क्या बताना चाहते थे? ये सुनते ही दक्षिता ने अर्जुन को घूर कर देखा, फिर डरावनी आवाज में कहा, 3 लोगों को किडनैप करने को कहा था, उनके पास मुझे अभी के अभी लेकर चलो। ये सुनते ही अर्जुन दक्षिता को लेकर रूम की तरफ जाने लगा, जहां प्रिंस के गेमर फ्रेंड द गेमर माइकल लाउड फेरी और क्यूट फेरी को किडनैप करने को कहा था। अर्जुन दक्षिता को अंधेरे कमरे में लेकर गया, जहां ठंडी बर्फ की सिल्ली पर 24 साल की और 25-26 साल की लड़की और एक 30 साल के लड़के को बांधा हुआ था। अर्जुन ने जब तीनों की इंफॉर्मेशन निकाली, अर्जुन गुस्से में तीनों को घूर उनकी इंफॉर्मेशन की फाइल दक्षिता को दे देता है। दक्षिता ने तीनों की इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला तीनों मिलकर एक बार चलाते हैं। तीनों सोशल मीडिया पर और कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाकर उन्हें प्रोस्टिट्यूट के धंधे में शामिल कर लेते हैं। ये दो सब लोग ह्यूमन तस्करी का काम करते हैं। 10 दिन पहले तीनों ने मिलकर 2 लड़कियों और एक लड़के को झूठे प्यार के जाल में फंसाया था, जिनमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। लड़के को अमीर फैमिली की लेडी डैड को एंजॉय करने के लिए दे दिया। उसे इनोसेंट लड़की को दुबई भेज दिया। कुछ टाइम प्रिंस भी उनका टारगेट था। प्रिंस एक्सीडेंट में कोमा में चला गया, जिस वजह से उन तीनों का प्रेम से संपर्क टूट गया। प्रिंस उन तीनों के जाल में फंसने से बच गया। फिर दोबारा प्रिंस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही दक्षिता को तीनों के बारे में पता चल गया। उसको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देख बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसे लोगों से बहुत नफरत थी जो एक इंसान को इंसान ना समझकर जानवर समझते हैं। तीनों ने तो उसके क्यूट हस्बैंड पर नजर डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दक्षिता के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो भयानक तरीके से अपनी आंखों को घुमाने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, उसके हाथ बुरी तरह से कर रहे थे। दक्षिता के आसपास की बॉडी का और ऐसा था जैसे किसी का भी दम घुट जाए। वही दक्षिता के पास ही खड़े रीवा और अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग किसी नरक की भट्टी में जल रहे हो। रीवा आज पहली बार दक्षिता का रियल रूप देख रही थी। अब रीवा को एहसास हुआ कि जब दक्षिता मृदुल और उसे पनिशमेंट दे रही थी, तब वो बहुत ज्यादा शांत, असली रुथलेस क्वीन बॉस तो यह है। रीवा की पूरी बॉडी किसी सूखे पत्ते की तरह काम में लगी। अर्जुन ने रीवा की हालत देख बाहर जाने का इशारा करता है। दक्षिता ने ये देख लिया। वो बहुत भयानक और रूह कंपा देने वाली आवाज में बोली, यह मिस रीवा शेखावत मुझसे बात करना चाहती हैं। तुम्हें तो पता है
रीवा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौका क्यों दे रही हूँ? तुम्हारे भाई ने मेरे क्यूटी की उस वक्त मदद की जहाँ पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। शायद वह आज जिंदा भी नहीं होता अगर तुम्हारा भाई भावेश प्रिंस को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर नहीं निकालता। तो ये सुनकर रीवा ने डर से कांपते हुए भी अपना सर झुका रखा था। वो दक्षिता से कुछ कहना चाहती थी। इस वक्त उसकी बॉडी जबान उसकी पूरी बॉडी पर से उसका कंट्रोल चला गया था। दक्षिता ने बुरी तरह से गुर्राते हुए गुस्से से रीवा से कहा, अब देखो कि मैं अपने क्यूट हब्बी को दर्द देने वाली या फिर उसके बारे में बुरा सोचने वाले का क्या हाल करती हूँ। इस वक्त दक्षिता किसी खूंखार शेरनी की तरह गुर्रा रही थी जिसे आसपास मौजूद बॉडीगार्ड बुरी तरह थर थर कांप रहे थे। एक बॉडीगार्ड ठंडे पसीने से लथपथ बोला, जब बॉस को उस बारे में पता चलेगा तब वह हम सब लोगों को एक बहुत भयानक मौत देगी। सारे बॉडीगार्ड्स का चेहरा सफेद पड़ गया। दक्षिता प्रिंस के गेम फ्रेंड्स को अब तक जो उन्होंने पाक की है उनका स्वाद चखाएगी और उन्हें एक बहुत ही भयानक मौत देगी। दक्षिता का रियल लाइफ क्वीन वाला अवतार रीवा के सामने आने वाला है। उन तीनों की रूह कंपा देने वाली मौत दक्षिता अपने हाथों से देगी। बॉडीगार्ड्स दक्षिता को क्या बताना चाहते हैं और वह इतने ज्यादा डरे हुए क्यों है, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 167 प्रिंस के लिए डॉक्टर और दक्षिता का पागलपन। अब तक आपने पढ़ा, प्रिंस डॉक्टर मिहिर से दक्षिता का हाथ पकड़ने के लिए रिवेंज ले रहा था। दक्षिता ने उससे इस बारे में पूछा तो प्रिंस होठों और कान पर बाइट कर चुपचाप डाइनिंग टेबल कुछ भी ना होने का नाटक करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। दक्षिता पहले तो शॉक ले रही, फिर वो भी डाइनिंग रूम में आकर प्रिंस को परेशान करती है। प्रिंस ब्लश करने लगा। तभी डॉक्टर मिहिर इचिंग से देखकर सब हैरान थे। दक्षिता अच्छी तरह जानती थी ये सब प्रिंस ने किया है। वो प्रिंस को घूरने लगी। प्रिंस अपनी नजरें चुराने लगा। मिहिर ने जानने की कोशिश की कि उसके साथ यह कौन कर रहा है। वो नहीं जान पाया। दक्षिता और प्रिंस ने एक साथ सावर लिया। दक्षिता प्रिंस को थोड़ी देर में आने का बोल पहले से निकल गई। रीवा ने भी उसके साथ आने को बोला। दक्षिता ने रीवा की हालत देखकर मना नहीं किया। वो रीवा को अपने साथ लेकर पुरानी सी फैक्ट्री में आई। प्रिंस की गेम ऑफ फ्रेंड बनकर जाल में फंसा प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उतारने का सोचने वाले तीनों फ्रेंड्स को किडनैप करके रखा गया था। दक्षिता ने उसके सो कॉल्ड गेमिंग फ्रेंड्स की पूरी इंफॉर्मेशन में सच्चाई पता चली। तीनों मिलकर मासूम लड़के लड़कियों को फंसाकर प्रोस्टिट्यूट के धंधे में डाल देते हैं। अब आगे अर्जुन ने दक्षिता को प्रिंस की गेमिंग फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन फाइल दी। तब दक्षिता को पता चला कि तीनों मिलकर मुंबई के हुकअप क्लब की ब्रांच को चलते हैं। हुकअप क्लब का मालिक बहुत मिस्टीरियस इंसान है। कॉल बॉय और कॉल गर्ल्स से विच बिजनेसमैन और उनकी वाइफ पॉलिटिशियन के लिए सप्लाई करता है। अपने पुराने कॉल बॉय कॉल गर्ल का प्रमोशन करके उन्हें भी मासूम लोगों को फंसाने का काम दे देता है, जिसे उन्हें कॉल बॉय कॉल गर्ल की जॉब के अलावा और ज्यादा पैसे मिलते हैं। माइकल, क्यूट फेरी और लाउड फेरी भी हाई प्राइस के कॉल गर्ल और कॉल बॉय थे। तीनों का रियल नाम रॉकी, हनी और जेनी है। तीनों प्रोस्टिट्यूट के काम की साथ मासूम लोगों को फंसाकर प्रोस्टिट्यूट के धंधे में भेजकर बहुत पैसे कमाते थे। रॉकी ने प्रेम से फ्रेंडशिप की। जब उसने प्रिंस की मासूम बातों को सुना तो उसे अपने साथ प्रोस्टिट्यूट में डालने के बारे में सोच लिया था। रॉकी प्रिंस को क्लब में मिलने के लिए बुलाने वाला था। उसको पता था कि प्रिंस इस वक्त सिंगल है। उसे प्यार और इंटीमेसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने सोचा वो प्रिंस को क्लब में बुलाएगा और उसे ड्रग्स देकर किसी क्लाइंट के साथ एक रात बिताने देगा। उसके बाद प्रिंस को ऐसी जगह भेज देगा जहां प्रिंस की फैमिली कभी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। फिर धीरे धीरे प्रिंस भी प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगेगा। अचानक प्रिंस ने उससे बात करना बंद कर दिया। 2 दिन बाद ही वो अपने जाल में फंसाए 4 लोगों को क्लब बुलाने वाले थे। तभी प्रिंस से उनका कांटेक्ट टूट जाने की वजह से रॉकी परेशान था। फिर वो तीनों एक लड़का 2 लड़की को ले आया था। तीनों को हर 2 महीने एक लड़का और लड़की क्लब लेकर आना ही पड़ता था। तभी जेनी मुसीबत में फंस गई थी। जेनी की फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था। जब उसे पता चला जेनी ने फ्रेंडशिप का नाटक करके प्रोस्टिट्यूट में डालने के लिए अपने जाल में फंसाया है। जेनी की फ्रेंड रिया ने प्रोस्टिट्यूट के धंधे में जाने से अच्छा मरना पसंद किया। इस वजह से पुलिस को भी देनी पर शक था और वही जेनी ने 2 महीनों में एक लड़की या लड़का क्लब नहीं भेजा था तो क्लब की तरफ से भी उसके लिए मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। उन्हें जल्द से जल्द प्रिंस को अपने जाल में फंसाना था। जब 15 दिन बाद प्रिंस दोबारा कांटेक्ट हुआ जेनी के साथ उसके बॉयफ्रेंड के रूप में जल्दी ही फंसाने के बारे में सोचा। अचानक दक्षिता को पता चल गया और दक्षिता ने तीनों को किडनैप करवा लिया। रीवा ये सारी बातें जानकर हैरान थी। उसकी पूरी बॉडी दक्षिता के गुस्से से कम और दुनिया की बेदर्दी को देखकर ज्यादा काम रही थी। अर्जुन ने जब रीवा के हाव भाव देखे तो वो अपने मन में बोला, मुझे लगता है तुम भी प्रिंस सर की तरह मासूम हो। तुम्हें नहीं पता ये दुनिया बहुत बेदर्द है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। रीवा अपना सर उठाकर अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन उसे अपनी नजरें हटा लेता है। अर्जुन आज रीवा को डर सहमा चेहरा देखकर और मासूमियत देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा था।
अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के रीवा से बाहर जाने का बोला। दक्षिता गुस्से में दहाड़ते हुए पीछे मुड़ी और बोली, नहीं, ये कहीं नहीं जा सकती, इसे पता चलना चाहिए। दक्षिता अपने बालों में अजीब तरीके से हाथ फिराते हुए बोली, यह रुथलेस माफिया क्वीन अपने क्यूटी के प्यार में कितनी पागल हूँ। डेट ऑफ क्वीन ने इसके बॉयफ्रेंड और इसके साथ बहुत रहम किया है। अब देखो, जिसने मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचाया, उसके लिए बुरा सोचा तो उसे कैसी मौत मिलती है। दक्षिता किसी सनकी की तरह हंसकर बोली, रीवा डार्लिंग, तुम्हें और तुम्हारे उस सो कोल्ड बॉयफ्रेंड को आसानी से कैसे छोड़ दिया। तुमने प्रिंस का उस वक्त ख्याल रखा जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मैं मानती हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते थे। कुछ हालात है ऐसे होते हैं कि हमें अलग होना पड़ता है। ये बोलकर दक्षिता उन तीनों की तरफ देखती है जो चेयर से बंधे हुए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। तीनों खौफ भरी नजरों से डेथ ऑफ क्वीन को देख रहे थे। अचानक दक्षिता एक शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, अर्जुन, मेरी चेयर कहाँ पर है। तभी अर्जुन ने एक बटन दबाया। अचानक दक्षिता के पीछे की धरती ऊपर उठी और एक हल्का सा डोर खुला। उस डोर से एक बड़ी सी क्वीन की चेयर बाहर आई। उस चेयर के बाहर आने दक्षिता उस पर बैठ गई। वो चेयर कोई सिंपल से नहीं थी। वो किसी रानी की सिंहासन की तरह लगती थी। उसमें खास फीचर थे। उस चेयर पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे। दक्षिता क्वीन चेयर पर अपने पैर पर पैर रखकर बैठ गई, किसी क्वीन की तरह चारों ओर देखते हुए भयानक आवाज में उन तीनों से बोली, तुम तीनों ने बहुत पाप किए हैं। तीनों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम लोग अपने पापों की सजा भुगतो। तो ये बोल दक्षिता ने एक बटन दबाया। खोलता हुआ गर्म पानी तीनों पर आकर गिरा। तीनों बुरी तरह चाहते थे, उस पानी को रोकना चाहते थे। रॉकी, जेनी और हनी उस नट के खोलते हुए पानी में जल सकते थे। तभी उनके ऊपर ठंडा बर्फ जैसा पानी गिरने लगा, जिन्हें उनकी भुनी हुई चमड़ी पर गिरने से उन्हें और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन तीनों की आंखें लाल थी, जैसे उनकी आंखों से खून बहने लगेंगे। दक्षिता ने साबित कर दिया था, उसके हस्बैंड को तकलीफ देने वाले इंसान को वह खून के आंसू रुला देगी। तीनों डर और दर्द से बुरी तरह कांप रहे थे। उन तीनों आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी खून बहने लगेगा। वो बुरी तरह अपने दांत किटकिटाना थे। फिर दक्षिता ने एक और बटन दबाया तो उनको बिजली के झटके लगने लगे। उनकी स्किन और हेयर भी जल गए थे। उन्हें तेज बिजली के झटकों से उनकी डेथ हुई नहीं और जिंदगी उनमें बची नहीं थी। तीनों अधमरी हालत में बेहोश हो गए थे। अचानक उनके ऊपर फिर से गर्म पानी पड़ा। इस बार ज्यादा गर्म नहीं था, इस बार वह पानी उन्हें होश में लाने के लिए था। दक्षिता अपनी चेयर से खड़ी हुई अर्जुन की तरफ देखा। वो जल्दी से रूम की वॉयर की ड्रॉर बॉक्स लेकर आया। डेथ क्वीन ने बॉक्स को खोलकर उसमें से एक खंजर निकाल लिया। डेथ ऑफ क्वीन को खंजर से खेलते देख उन तीनों की आंखों में एक शांति दिखने लगी। उन्हें ऐसा लगा अब उन्हें एक आसान मौत मिल जाएगी। तीनों ये भयानक दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें बस मौत चाहिए थी। अगर उनका मुंह और हाथ पैर बंधे हुए नहीं होते तो वो अब तक अपनी मौत की भीख मांगने लगते। दक्षिता ने उनके करीब जाकर अपना चाकू हनी पेट में घुसा दिया। फिर झटके से बड़े मांस के टुकड़े के साथ बाहर निकाला, जिसे दक्षिता के कपड़े खून से भीग गए। पूरे रूम में खून बिखर गया। वो चाकू में फंसे मांस के टुकड़े को देखकर बुरी तरह हंस रही थी। जेनी और रॉकी ने देखा, दोनों की सांसें अटक गई थी। अचानक जेनी की एक आंख से खून की बूंद निकलकर नीचे गिर गई। वो दुआ कर रहे थे कि काश उन्हें मौत आ जाए। उनको इस बेदर्द मौत सामना तो नहीं करना पड़ेगा। रीवा को तो ऐसा लग रहा था दक्षिता ने उन्हें बहुत ही आसानी से माफ कर दिया था। रीवा अब घुटनों के पर आ चुकी थी। उसे यह और नहीं देखा जा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी जबान सब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। बस उसकी आंखें उन तीनों पर टिकी हुई थी। डेथ क्वीन ने बेदर्दी से हनी के पेट से आधे से ज्यादा मांस चाकू के साथ निकलकर बाहर फेंक दिया था। हनी अपने बहते हुए खून और असहनीय दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह बंद होने पर भी बुरी तरह सक रही थी। दक्षिता ने बाकी दोनों के साथ ऐसा ही किया। टॉर्चर रूम के दरवाजे पर खड़ा बॉडीगार्ड ने अपने रुथलेस माफिया बॉस किंग बॉस के लिए पागलपन देखता है। वो जल्दी से घुटनों के बाल गिरकर कुछ ऐसा बोलता है जिस वजह से दक्षिता बर्फ की तरह जम जाती है। अर्जुन और रीवा की भी हालत खराब हो गई थी। सीक्रेट पैलेस में दक्षिता की पागलपन और खूनी खेल से अनजान प्रिंस गार्डन में भावेश के साथ छोटे बच्चों की तरह फुटबॉल खेल रहा था। दरअसल जब भावेश ने प्रिंस को लंच के बाद वॉक और एक्सरसाइज करने को कहा, प्रिंस अपना पति फेस बनाकर बोला, भाभी मुझे फुटबॉल खेलना है। भावेश प्रिंस को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता था। भावेश और प्रिंस गार्डन में फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर मिहिर कॉफी एंजॉय करते हुए गार्डन में कुछ की स्टडी कर रहा था। जूलिया भी उसकी वही हेल्प करवा रही थी। कल मिहिर को ऑस्ट्रेलिया वापस जाना था। अभी मिहिर ने अपनी ब्लैक कॉफी का सिर्फ ले रहा था, तभी उसके हाथ पर फुटबॉल जाकर लगी। मिहिर को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने अपनी लाल हो चुकी आंखों से फुटबॉल जिस दिशा से आया था उसी तरफ देखा तो प्रिंस अपनी मासूम आंखों को झपकते हुए वहां खड़ा था। प्रिंस धीमी आवाज में बोला, सॉरी डॉक्टर, गलती से लग गया, हम तो भाभी के साथ खेल रहे थे।
हमें नहीं पता कि आपको चोट पहुंचा देगा। अचानक मिहिर का गुस्सा कुछ ही पल में ऐसे गायब हो गया, ऐसे जैसे उसे कभी गुस्सा आया ही नहीं हो। साइको डॉक्टर मिहिर एकटक प्रिंस को निहारने लगा, फिर खोए हुए प्यार से प्रिंस को देखकर बोला, बाबू कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी, तुम खेलो। जूलिया, प्रिंस और भावेश हैरानी से मिहिर को देखने लगे तो मिहिर ने अपनी बात बदलते हुए कहा, युवराज जी आपका ही पैलेस है, आप यहाँ चाहे खेल सकते हैं, अपने रूम में जाकर काम कर लूंगा। मिहिर जल्दी से वहां से चला गया। भावेश ने मिहिर को पीछे से आंखें छोटी कर देखने लगा, उसे मिहिर में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मिहिर के इरादे कुछ ठीक नहीं है। भावेश ने मिहिर की पीठ को पीछे से देखते हुए कहा, ये तो डॉक्टर साहिबा से प्यार करता है ना, तो फिर यह प्रिंस को किसी प्यार में पड़े। प्रेमी की तरह बाबू क्यों बुला रहा था, मुझे दक्षु दीदी से बात करनी होगी। भावेश प्रिंस के साथ वहां चला गया। इधर प्रिंस भी अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वो रेस्ट करने का बोलकर अपने रूम में चला गया। इधर अपने रूम में आकर फोन में प्रिंस की लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई एक पिक उसे देखते हुए बोला, बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन है तुम जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन पहले मुझे गुड़िया को उसका हॉट लेकर बचाना होगा। मिहिर साइको की तरह हंसते हुए बोला, मुझे लगा कि मुझे दो हॉट मिल गए हैं, अगर एक काम नहीं करता तो मैं दूसरा काम में ले लेगा, फिर जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आ जाए। बाबू आप मेरे लिए कितनी लकी हो, मुझे 10 दिन पहले ही पता चला, इन 10 दिनों में मुझे दो हॉट मिल गए। मुझे मोमेंट्स और खुशबू से पहले ही पता चला कि उसका हॉट मेरी गुड़िया के लिए अच्छा होगा। उस हॉट गुड़िया के 50% भी चांस थे, गुड़िया ठीक हो सकती है। यहाँ आने के बाद मुझे तुम मिले, फिर मुझे यकीन है वह दूसरा हाथ भी गुड़िया के लिए एकदम सही है। मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की है जिसे मुझे यकीन है कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएंगे। ये बोलकर वो बेड पर पसर गया और अपने फोन में प्रिंस और अपनी छोटी बहन गुड़िया की पिक्स देखने लगा। उसकी छोटी बहन बिस्तर पर कमजोर हड्डियों के ढांचे की तरह लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसके सीने और नाक में कुछ तार लगे हुए थे। मिहिर अपनी छोटी सी गुड़िया की हालत देख अपने मन में बोला, गुड़िया जल्दी तुम्हें इन सब दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, तुम एक प्यार भरी जिंदगी जीवोगी, हर चीज देखोगी, खुलकर जी पाओगे। मैं भी अपने बाबू के साथ तुम्हारे साथ रहूंगा, हम तीनों की एक हैप्पी फैमिली होगी। मुझे पता है किटी मुझसे नफरत करेगी, लेकिन एक दिन वो भी मुझे माफ कर देगी। जब वह तुम्हें दुनिया को इतने अच्छे से एंजॉय करते देखेगी तो उसे भी खुशी होगी, वो फिर मुझे माफ कर देगी, फिर वह भी हमारे साथ आ जाएगी, हम चारों मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। तुम दोनों की लाइफ में किसी को लड़के को नहीं आने दूंगा, हम चारों की फैमिली होगी, उसके अलावा हमारे बीच किसी और इंसान को नहीं आने दूंगा। बॉडीगार्ड ने, दक्षता को ऐसा क्या पता है तुझे? इतनी ज्यादा हैरान हो गई कि अपने सखा रूप में होने के बाद भी अपने आप को शांत कर, भाई इधर का पागलपन क्या लेट मोड़ लेता है, क्या भावेश और निभा दक्षता को अमीर की सच्चाई बता देंगे? तब दक्षता प्रिंस को बचाने के लिए मिहिर को किसी भी हाल में प्रिंस का ऑपरेशन करने देगी या किसी और डॉक्टर को ढूंढने की जाने के लिए? अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 168 दक्षता का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। अब तक आपने पढ़ा, दक्षता को प्रिंस के गेमिंग फ्रेंड्स के असली मास्टर प्लान के बारे में पता चलता है। वो तीनों किसी मिस्टीरियस बॉस के लिए काम करते हैं। वो मासूम लड़के लड़कियों को दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाकर प्रोस्टिट्यूट के काम में डालना चाहते हैं। उसको बहुत गुस्सा आया, उसके हस्बैंड के साथ इतना घटिया काम करने जा रहे थे। दूसरा, तीनों ने बहुत सारे मासूम लोगों को इस गंदे धंधे में डाला था, जिस वजह से दक्षता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करती है। ये सब रीवा ने देखा तो बुरी तरह से डर जाती है। सबसे ज्यादा डर तो उन तीनों का प्लान जानकर उसे लग रहा था। वही दक्षता का पागलपन देखकर तो रीवा घुटनों पर ही आ गई थी। वही बॉडीगार्ड जो दरवाजे पर खड़ा था, अचानक दक्षता के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगता है। उसे माफी मांगने की वजह बताता है। उसको सुनकर रीवा, अर्जुन और दक्षता अपनी जगह फ्रीज हो जाते हैं। इधर प्रिंस जानबूझकर मिहिर को परेशान करने के लिए पहले इचिंग पाउडर और गीले फर्श पर गिराकर परेशान करता है, फिर फुटबॉल खेलने के बहाने मिहिर को फुटबॉल की मारता है। मिहिर की बातों से हमें पता चलता है कि वो यहाँ अपनी बहन के लिए किसी का हॉट लेने आया है। उसे प्रिंस से प्यार हो गया है, वो किसी हालत में प्रिंस को हासिल करना चाहता है। अब आगे एक बड़े से अंधेरे से घिरे बेसमेंट में कुछ जगह पर येलो और रेड कलर की लाइट से रोशनी थी। वहां पर गार्ड्स पसीने से लथपथ एड्रेस सह में खड़े थे। पूरे बेसमेंट में बहुत खतरनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। इतने सारे बॉडीगार्ड्स होने के बाद भी सन्नाटा था। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर किसी की बुरी तरह किसी खूंखार शेरनी की दहाड़ने की आवाज आ रही थी। अभी ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी बिना आवाज के बेसमेंट में घूम रही है। सभी डरे सहमे बॉडीगार्ड्स की नजरें रूम की तरफ थी। थोड़ी देर पहले जानलेवा माहौल था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उस रूम के अंदर बॉडीगार्ड घुटनों के बल बैठा हुआ था। दक्षता खून से सनी बिजनेस सूट में शांति से बॉडीगार्ड को घूर रही थी। वही रॉकी अपनी आखिरी सांस ले रहा था।
उसकी पेट से बुरी तरह खून बह रहा था। दक्षिता ने ही थोड़ी देर पहले उसके पेट को चीरकर अंदर से बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल लिया था। वही जेनी और हनी डरे सहमे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वही वो बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर बैठा था। दरअसल दक्षिता उनको मार रही थी। वो बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आया। दक्षिता के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, क्वीन बस हमें माफ कर दीजिए। उस मृदुल ने सुसाइड कर लिया जिसे आपने 2 दिन पहले भेजा था। ये सुनते ही रीवा तो लगभग बेहोशी हो गई थी। उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया। रीवा को ऐसा लगा किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। अर्जुन की नजरें रीवा पर थी। उसके चेहरे पर साफ मृदुल के लिए दर्द लिखा हुआ था, जिसे पता नहीं क्यों अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद उस मृदुल को अपने हाथों से मारना चाहता था। अर्जुन कभी दक्षिता की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगा। वही दक्षिता जो कुछ देर पहले भयानक लग रही थी, वो अभी भी अपने चेहरे पर खून के निशान के साथ बिना किसी इमोशन के उस बॉडीगार्ड को घूर रही थी। दक्षिता ने तिरछी नजरों से कुछ पल रीवा को देखा। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने जल्दी से उस बॉडीगार्ड को गर्दन से पकड़ा, रूम के बाहर धक्का देकर ड्रोर बंद कर दिया। दक्षिता बुरी तरह गुस्से भरी तेज दहाड़ से हनी की गर्दन को फुर्ती से चाकू चला देती है। उसको तो अपनी मौत की आहट भी महसूस नहीं हुई। एक पल के लिए तो उसकी पलकें झपकी। अगले ही पल गार्डन से तेजी से खून बहने लगा और उसकी गर्दन पीछे की ओर लुढ़क गई। हनी की गर्दन आधी कट चुकी थी। वो बस टूटी हुई गुड़िया की तरह कुर्सी पर बैठी थी। उस भयानक मौत के नजारे को देखकर जेनी की तो सांसें अटक गई। किसी मूर्ति की तरह हनी की गर्दन को घूर रही थी। दक्षिता भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अर्जुन का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। वो अच्छी तरह जानता था दक्षिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ काम हो। वो अपने दुश्मनों को भी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं मरने देती। दक्षिता की किसी भी दुश्मन के साथ उसकी मर्जी के बिना कुछ होता है, उसको पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों दक्षिता डेथ ऑफ क्वीन के रूप में होती थी। तब रुथलेस क्वीन बॉस को हर चीज उसके प्लानिंग के हिसाब से चाहिए थी। वैसे जब वो डीएम बॉस के रूप में होती थी तब उसे हर प्रोजेक्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट टाइमिंग पर चाहिए था। जब वो अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन होती थी तब हर चीज उसकी प्लानिंग के हिसाब से चाहिए थी। दक्षिता की 3 पर्सनैलिटी थी। एक वो प्यारी सी वाइफ थी, दूसरी पर्सनैलिटी में वो एक खड़ूस और हार्टलेस प्रेसिडेंट थी, तीसरी पर्सनैलिटी में वो एक बहुत ज्यादा बेदर्द, भयानक डेथ ऑफ गॉडेस और बीस्ट की तरह खतरनाक क्वीन बॉस थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डेथ ऑफ गॉडेस अलग अलग नामों से फेमस, क्वीन बॉस को ड्रग्स, ह्यूमन तस्करी में जैसे अंगों की तस्करी, चाइल्ड वुमेन तस्करी और धोखा देने वाले लोग नहीं पसंद थे। अब मृदुल की डेथ उसके प्लानिंग के खिलाफ हुई तो वो समझ गई थी उनके बॉडीगार्ड्स की हालत बहुत बुरी होने वाली है। दक्षिता फिर जेनी के पास गई और चाकू उसके मुंह में घुसाकर नीचे की ओर जोर से खींच दिया, जिससे जेनी की बॉडी बुरी तरह कटकर उसकी बॉडी में एक बड़ी खून की दरार बन गई जिसमें से तेजी से खून बह रहा था। वही जेनी भी अपनी पलकें नहीं झटका पाई। उसकी डेथ हो गई। फिर दक्षिता उसे खंजर को हाथ में लिए हुए उसे रूम से निकली और सारे बॉडीगार्ड्स को अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगी। अर्जुन की तरफ घूरने लगी। अर्जुन भी अच्छे से समझ गया। उसने बॉडीगार्ड्स को चेंबर में जाने का इशारा कर दिया। वो चैम्बर वह जगह थी जहां पर बॉडीगार्ड्स को अब ज्यादा बुरी तरह ट्रेनिंग दिया जाएगा। जहां कुछ लोग अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ देते हैं, कुछ लोग वेपन की तरह खतरनाक बन जाते हैं, जिनका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। जो लोग सरवाइव करते थे वही दक्षिता के बॉडीगार्ड बनते थे। दक्षिता कोई हार्टलेस परसों नहीं थी। ये लोग जो अपने मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके साथ काम कर रहे थे, उनकी डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। अगर दक्षिता ने उन्हें ट्रेन नहीं किया वो या तो उसके दुश्मनों के द्वारा मारे जाएंगे या फिर वो लोग खुद ही अपने हाथों से मारे जाएंगे। जो लोग भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया था वो सबके लिए मर चुका था। फिर दक्षिता रूम के अंदर घुस गई। अर्जुन ने देखा कि रीवा धीरे से उस रूम से बाहर आ गई है। अर्जुन ने रीवा को ध्यान से घूरते हुए बॉडीगार्ड से पूछा कि उसने सुसाइड क्यों कर लिया। एक बॉडीगार्ड डरते हुए आगे आया और बोला, कल हम सब उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। वो अधमरी हालत में चेयर पर बांधा हुआ था। अचानक 7-8 के बीच में पता नहीं क्यों वो बुरी तरह डर से मैं उठ गया। हमने उसे बॉडी में दर्द की जगह अलग दर्द महसूस करते देखा। वो बुरी तरह घबराते हुए हम लोगों को छोड़ने को बोल रहा था। फिर जब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो शांति से बैठा रहा, कुछ सोचता रहा। फिर जब रघु उसे खाना देने गया तो उसने चुपके से रघु का खंजर निकाल लिया और फिर अपनी कलाई काटकर सुसाइड कर लिया। रीवा को याद आया कि कल शाम को उस साइको डॉक्टर के पागलपन का शिकार हो रही थी। तब उसने मृदुल का कितना पुकारा था। मृदुल उसकी मदद के लिए आना चाहता था। वो नहीं आ सका क्योंकि उसकी गलतियों की सजा भुगत रहा था। वो मृदुल के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती, युवराज के लिए ऑब्सेशन के पीछे नहीं भागते तो आज वो और मृदुल एक साथ खुशी खुशी रह रहे होते। आज मृदुल ने सुसाइड भी कर लिया। वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मृदुल ने शायद सोचा होगा, युवरानी मुझे टॉर्चर कर रही होगी, अगर मुझे बचाना है तो उसे मारना होगा।
ये सोचकर रीवा अचानक ही अपने आंसू साफ करके खड़ी हुई, फिर कुछ गहरी सांस लेने के बाद बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ ठीक हो। अर्जुन ने अपने पास खड़े राघु के चेहरे पर जोरदार पंच मारा, फिर उसके पेट में जोरदार किक मारते हुए बोला, तुम्हें पता भी है उसने सुसाइड किया है? वो बाय चांस सुसाइड करने की जगह यहाँ से भागकर क्वीन बॉस या प्रिंस सर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो क्या तुम लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर पाते? फिर अर्जुन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम सारे नालायक ब्लैक चेम्बर में जाने के ही लायक हो। ये सुनते ही सारे बॉडीगार्ड डर गए। उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। राजू बहुत काइंड हार्टेड इंसान था। वो तो दक्षता के एहसान के नीचे दबकर दक्षता की किसी भी धर्म मदद करना चाहता था। उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और टैलेंट नहीं था। दक्षता ने रघु को अपने आसपास अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रखा गया, जिसे पूरी ट्रेनिंग लेकर अपनी फिजिकल कंडीशन सुधार सके। वो धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गया। उसने नहीं सोचा मृदुल कुछ ऐसा भी करेगा। दक्षता अपने रूम से बाहर निकली। उसने ब्लैक कलर का सिंपल सा गाउन पहना, जिसका कपड़ा थोड़ा लंबा, ओवरकोट, चेहरे पर ब्लैक मास्क और बालों की लंबी पोनीटेल बांधकर दक्षता उस रूम से बाहर आए। अर्जुन समझ गया, अब शेरनी शिकार पर निकलने वाली है। दक्षता ने अर्जुन से ऐसा कुछ कहा जिसे वो अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। वो हैरानी से रीवा की तरफ देखने लगा। सीक्रेट पैलेस एंजल और क्यूटी के रूम में प्रिंस ब्लैक एंड व्हाइट पांडा का चेहरा को गले लगाकर छोटे बच्चों की तरह सो रहा था। उस रूम में पूरी तरह अंधेरा था। रूम के ऊपर छत पर छोटी खिड़की से रोशनी आ रही थी, जो प्रिंस पर पड़ रही थी, जिसे प्रिंस और ज्यादा मासूम लग रहा था। तभी उसकी बालकनी में कोई आकर बालकनी का ड्रॉर खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। बालकनी से रूम में लंबी चौड़ी परछाई अपने चेहरे पर व्हाइट कपड़ा बांधकर अंदर आई। उसके हाथ में ब्राउन ब्लैंकेट था। उसने ब्लैंकेट प्रिंस के ऊपर डाल दिया और उसके चेहरे को धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर अपने हाथ में मौजूद परफ्यूम की बोतल को खोलकर थोड़ा सा परफ्यूम उसे रूम में स्प्रे देता है। प्रिंस को अपने नाक में इरिटेशन होती है। प्रिंस को परफ्यूम की महक ज्यादा पसंद नहीं थी। उसके लिए भी परफ्यूम लिमिटेड एडिशन आता था। या दक्षता की नेचुरल खुशबू के अलावा कोई भी परफ्यूम की स्मेल प्रिंस को पसंद नहीं थी। जैसे ही उस परफ्यूम खुशबू रूम में फैली, प्रिंस को अपने अंदर अजीब सी बेचैनी फील होने लगी। अचानक वो परछाई दोबारा प्रिंस के पास बैठकर उसके चेहरे को छूने ही वाली थी। अचानक प्रिंस ने उसका हाथ पकड़कर लिया। यह महसूस करते ही परछाई एक पल के लिए तो डर गई। अगले ही पल प्रेम से अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी प्रिंस ने एक बहुत डरावनी मगर अपनी धुन जैसी मधुर आवाज में उसे परछाई से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी एंजल और मेरे रूम में आकर यहाँ तक कि मुझे छूकर तुम इतनी आसानी से जा सकते हो? मुझे बस मेरी एंजल हो सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल की जगह मुझे छूने का? ये बोलकर प्रिंस उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ की ओर मोड़ देता है। उस आदमी को बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखों में हैरानी के साथ प्रिंस को देख रहा था। उसे प्रिंस के अंदर इतनी ताकत का अंदाजा नहीं था। इस वक्त प्रिंस किसी छोटे शैतान से कम नहीं लग रहा था। इधर सड़क पर दक्षता की कार दौड़ रही थी। वही रीवा भी उनके साथ और कल का माहौल बेहद ही डरावना था। वही अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। रीवा हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। रीवा ने अपने मन में, जब युवरानी उनको बुरी मौत दे रही थी तब यह आदमी एकदम शांत था, तो अब इतना डरा हुआ क्यों है? रीवा को समझ नहीं आ रही थी। वह अर्जुन से पूछना चाहती थी कि वह इतना परेशान क्यों है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसे क्या भयानक हो सकता है? लेकिन रीवा दक्षता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि दक्षता जब क्या सोचती है और क्या करने वाली है। कब वह भयानक है और कब वह नॉर्मल गुस्से में है, कब शांत है। ये सोचकर अर्जुन बुरी तरह से घबराया हुआ था। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे ये सब नॉर्मल है। वही पिछली पैसेंजर सीट का माहौल और ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत कुछ बुरा होने वाला है। प्रिंस के रूम में वह मिस्टीरियस परछाई कौन घुसी? क्या वो रॉकी, जिनी और हनी का पार्टनर है या मिहिर या कोई और है? दक्षता को प्लानिंग के साथ काम करना क्यों पसंद है? क्या दक्षता को सच में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या फिर वह इसी तरह काम करती है? दक्षता अब अपने आउट ऑफ कंट्रोल हुए गुस्से के साथ क्या करने गई है? क्या वह रेवा को भी मार देगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 169 खून की होली। अब तक आपने पढ़ा। दक्षता के गुस्से से डरकर बॉडीगार्ड ने बताया मृदुल ने सुसाइड कर लिया, जिसे सुनकर रीवा पूरी तरह टूट गई। दक्षता बुरी तरह गुस्सा हो गई। अंडरवर्ल्ड की डेट क्वीन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी प्लानिंग के खिलाफ कोई भी काम करना पसंद नहीं था। उसे सब अपने हिसाब से चाहिए था। मृदुल का सुसाइड रुथलेस क्वीन प्लानिंग से सही नहीं था। दक्षता ने पता नहीं मृदुल को क्यों जिंदा रखना चाहती थी, ये तो वही जानती थी। मृदुल का जिंदा रहना उसके लिए बहुत जरूरी था। इधर रीवा मृदुल के सुसाइड करने की वजह खुद को मान रही थी। हर रीवा सही भी थी। मृदुल ने उसके लिए ही अपनी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद करके अपने आप को अंत में खत्म कर लिया, जिसे रीवा बुरी तरह टूट गई थी। इधर अर्जुन अपनी बॉडीगार्ड्स को डांट रहा था। वो अच्छी तरह जानता था
मुंबई में दक्षिता का वो रूप देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इधर प्रिंस भी अपने रूम में सो रहा था, तभी कोई परछाई प्रिंस के रूम में आती है। उसके हाथ में एक ब्लैंकेट था जिसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसके हाथ में परफ्यूम की बोतल भी थी। वो परछाई क्या करना चाहती थी? प्रिंस ने उसे पकड़ लिया। वो इस वक्त मासूम प्रिंस न लगकर एक बहुत ज्यादा सीरियस इंसान लग रहा था। अब आगे घनघोर अंधेरे में चारों ओर जंगल के बीचों बीच मौजूद हाईवे पर ब्लैक रोल्स रॉयस तेज स्पीड से दौड़ रही थी। उसके पीछे 3-4 BMW चल रही थी। वो काफिला ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में बहुत ही खतरनाक काम करने जा रहा हूँ। कार में पिछली सीट पर बैठी दक्षिता के चारों ओर बहुत जानलेवा और कोल्ड ओरा मौजूद था। वही अर्जुन बुरी तरह पसीने से लथपथ कार ड्राइव कर रहा था। रीवा हैरानी से देख सकती थी। उसके हाथ भी थोड़े से कांपन रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था अर्जुन की अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले युवरानी को मौत की देवी की तरह बेदर्दी से उन तीनों को मारते देखकर अर्जुन को डर नहीं लग रहा था। अब युवरानी चारों ओरा के ओरा से अर्जुन क्यों डरा हुआ है? रीवा में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो कुछ भी पूछे। वो शांति से की के बाहर से निकालकर ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए अपने और मृदुल की यादों में खो गई थी। मृदुल कहता था कि वो बस रीवा की खुशी चाहता है, चाहे वो युवराज के साथ हो या किसी और के साथ। मुंह हमेशा उसे सुरक्षित माहौल और खुशियों से भरा जीवन जीते हुए देखना चाहता है। रीवा हमेशा उसकी हंसकर टाल देती रहती। तुम तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे मेरा कोई बड़ा भाई हो। तब मृदुल हमेशा कहता, दोस्त बना लो, हस्बैंड बना लो, बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन कभी भाई मत बनाना मेरी प्यारी रिबू। तुम फ्यूचर डॉक्टर मृदुल शर्मा को मरा हुआ देखोगी। ये सुनकर रीवा को गुस्सा आ जाता। वो मृदुल को मारने लगती। इसी तरह वह लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते, मूवी देखने जाते, एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह जिद करते, एक दूसरे के साथ रियल पसंद भी दिखाते। वही रीवा युवराज को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट वाइफ बनन कर रहती। वह हमेशा राजस्थानी पोशाक पहनती जिसे वह ऐसा दिखा सके वो बहुत संस्कारी और रिश्ते रिवाजों को मानने वाली लड़की है। जब दक्षिता ने उसका और मृदुल का सच सामने लाया था तभी वो अपनी रियल पर्सनैलिटी में रहने लगी। तभी उसने देखा कि उनकी कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी है। रीवा कंफ्यूजन में कुछ देर क्लब को देखते हैं, फिर अर्जुन को जो बुरी तरह कांपते हुए क्लब को घूरने लगा। वही रीवा ने अपनी नजरें तिरछी करके दक्षिता की तरफ देखा। वो क्लब को घूरते हुए अजीब ईविल स्माइल कर रही थी जिसे देखकर एक पल के लिए तो रीवा की भी रोम कांप गई। उसने खुद को शांत किया और वो सोचने लगी, दक्षिता यहाँ क्यों आई है? इधर सीक्रेट पैलेस प्रिंस और दक्षिता के रूम में प्रिंस ने उस इंसान का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। प्रिंस की स्ट्रेंथ देखकर वह इंसान हैरान था। जो इंसान कुछ दिनों पहले कोमा से उठा उसकी इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? फिर भी उस इंसान ने प्रिंस से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा लिया। प्रिंस भी फुर्ती से अपने बिस्तर से खड़ा हुआ। वो आदमी के पैर पर एक किक मारता है। वह आदमी लड़खड़ाकर घुटनों के बाल गिर जाता है। फिर वो फुर्ती से बंदर की तरह उछलते हुए खड़ा हो जाता है। फिर से प्रिंस के ऊपर हमला करके उसे बिस्तर पर गिराकर भागने की सोचता है। प्रिंस ने दोबारा उसकी कमर पर एक पंच मार देता है जिससे काले कपड़े वाले घुसपड़िया को कमर में तेज दर्द महसूस होता है जिसे देखकर लग रहा था उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। प्रिंस फिर पंच करने की कोशिश करता है। अजनबी घुसपैठिया अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर देता है। इसी तरह दूसरे से लड़ते हुए रूम में घूम रहे थे। वो इंसान बस यहाँ से भागने का मौका देख रहा था। वो प्रिंस को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो घुसपैठिया पता नहीं उसे क्या चाहता था। वो प्रिंस को चोट पहुंचाने की जगह वहां भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नजर सोफे पर गई तो उसने कॉफी टेबल के टूटे हुए कांच से बचकर सोफे के पीछे से प्रिंस को उस जगह पर लेकर आया। फिर प्रिंस को धीरे से सोफे पर धक्का दे दिया। फिर दौड़कर फुर्ती से बालकनी के नीचे कूद गया। प्रिंस उठकर पकड़ने के लिए जाने ही वाला था। उसकी नजर पैरों के पास टूटे हुए कांच पर गई। वो अपना पैर नीचे रखने वाला था। अचानक प्रिंस को याद आया उसे जरा सी भी चोट लगी उसकी प्यारी सी एंजल वाइफी को ज्यादा दर्द होगा। उसने उसे इंसान को पकड़ने से ज्यादा जरूरी खुद को सेफ रखना समझा। प्रिंस ने धीरे से कांच के साइड से निकलकर मिरर के सामने गया। देखना चाहता था कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। प्रिंस धीरे से खुद से बोल, एंजल वाइफी ने कहीं भी मुझे चोट लगी देखा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। सबसे ज्यादा उन्हें मेरी चोट देखकर तकलीफ होगी। मैं कभी भी नहीं चाहता कि एंजल को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मैं ये 2 साल एंजल से दूर रहा कि एंजल के लिए स्ट्रांग बनना चाहता। मैं हमेशा एंजल वाइफी के लिए मासूम बच्चा बनकर रहना चाहता हूँ। एम्यूजमेंट पार्क में हम पर हमला हुआ था। एंजल को उसे कचरे में डाला था। तब वो कितनी ज्यादा तकलीफ में थी। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर कोई मेरी एंजल को चोट पहुंचा है, मैं अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर वक्त आने पर अपनी एंजल वाइफी को प्रोटेक्ट करना भी चाहता हूँ। ये सोचकर प्रिंस ने अपनी पूरी बॉडी चेक की और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद बिस्तर की साइड टेबल पर मौजूद स्पीकर को उठाया।
एक सर्वेंट को रूम साफ करने का बोल दिया। सुबह जो काकी पोछा लगा रही था, प्रिंस ने बेवकूफ बनाकर मिहिर को परेशान किया था। वही काकी रूम साफ करने आई। वही रूम की हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने सोचा, युवराज ने अपने रूम में तोड़फोड़ क्यों मचाई है क्या? यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या? मुझे युवरानी को बताना चाहिए। हमारे युवराज के ऊपर कोई हमला हुआ है। प्रिंस अचानक काकी के हाव भाव देखकर समझ गया कि काकी यहाँ पर हुई तोड़फोड़ के बारे में सब कुछ जान गई है। प्रिंस धीमी आवाज में बोला, काकी सा प्लीज आप एंजल वाइफी को मत बताना कि कोई मेरी रूम में आया था। एंजल वाइफी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर उन्हें इस बारे में पता चला, पता नहीं वो फिर क्या करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले एंजल ने रीवा बाइसा को पनिशमेंट दी है, और मैं अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव है। जब तक असली इंसान सामने नहीं आ जाता, वैसे भी वो मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। आप देख सकती हैं, पूरा रूम टूटा हुआ है। मैंने काले कपड़े वाले इंसान को पकड़ने की कोशिश की। यह सुनते ही काफी धीमी आवाज में बोली, युवराज, मैं युवरानी को नहीं बताऊंगी। आपको प्रॉमिस करना होगा। आप खुद को सेफ रखेंगे और जल्द ही उसे इंसान का पता लगाकर युवरानी को बता देना, वरना अगर युवरानी को बाद में पता चला तो शायद वो आपसे नाराज हो सकती हैं। प्रिंस काकी माँ की बात समझ गया। उसने सोच लिया कि अब की बार वह उसे इंसान को पकड़ कर ही रहेगा। ये सोचकर प्रिंस बिस्तर पर लेट गया। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी फुल हो रही थी। उस वक्त फाइट कर ली। प्रिंस अभी भी पहले की तरह ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना था। जितना अचानक की काकी रुककर कुछ कहा, जिसे सुनते ही प्रिंस जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। काकी को हैरानी से देखने लगा। हुकअप क्लब में दक्षिता बड़े एटीट्यूड से अपनी ड्रेस को फ्लो करते हुए क्लब के अंदर एंटर करती है। उसके पीछे अर्जुन और रीवा चल रही थी। तू शेर की भीड़ में खरगोश की तरह लग रही थी। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम थी। क्लब में मौजूद लोग हैरानी से दक्षिता को ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी की लेडीज यहाँ क्या कर रही है। सब लोग उस क्लब की सच्चाई जानते थे। एंजॉय कर रहे लोगों के मन में यही सवाल चल रहा था, इस लेडी को किस चीज की कमी हो सकती है? अगर उसे कोई हुकअप करने के लिए हैंडसम बॉयज की जरूरत होती है, वो भी उसे ऐसे फ्री में बाहर ही मिल जाएंगे। फिर वो ऐसी जगह पर क्यों आई है? दक्षिता के बॉडीगार्ड्स को देखकर साफ लग रहा था वह किसी वेल एजुकेटेड फैमिली से है। दक्षिता उस क्लब में ऐसी लग रही थी जैसे नर्क में परी आ गई हो, राक्षसों के बीच परी उतर आए हो, जहां पर चारों ओर राक्षस परी को मारने के लिए बेताब हो। लेकिन परी के अंदर ऐसी पावर होगी, वह राक्षसों को अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे। दक्षिता चुपचाप एटीट्यूड से चलते हुए क्लब के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। दो बॉडीगार्ड वीआईपी एरिया से सोफा ले आते हैं। दक्षिता उसे पर अपना पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। वो सिंगल सोफा था। अपने हाथ दोनों आर्म रेस्ट पर रख देती है। क्वीन की तरह लेफ्ट हैंड में अपनी गन पकड़कर गन की नॉक पर अपना सर टिका देती है। अर्जुन ने अपनी आवाज में जितना हो सके गुस्सा कर शांत हो चुके क्लब की भीड़ से बोला, आप लोग जल्द से जल्द क्लब से बाहर चले जाए। ये सुनते ही कुछ लोग जल्दी क्लब से बाहर जाने लगे। दक्षिता के दो बॉडीगार्ड हर इंसान को चेक करके भेज रहे थे। दो बॉडीगार्ड्स क्लब के सीक्रेट दरवाजों को बंद कर रहे थे। उसी क्लब में मौजूद टॉप फ्लोर के एक अंधेरे रूम में एक आदमी सोफे पर बैठा ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि आज उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पर यह कौन आकर इतना हंगामा कर रही है? उसे आदमी ने जल्दी से अपनी रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड और असिस्टेंट को अपने पास बुलाया। फिर अपने असिस्टेंट को दक्षिता की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके क्लब में अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बुरा सपना डेथ ऑफ गोडेस आई है, जो कभी भी उसके क्लब में मौत का तांडव शुरू कर देगी। असिस्टेंट भी दक्षिता की इंफॉर्मेशन निकालने चला गया। अब तक आधी से ज्यादा लोग जा चुके थे वहां पर। अब वही लोग बच्चे थे जो यहाँ पर कॉल बॉय और कॉल गर्ल के साथ एंजॉय करने आते थे। वह सारे लोग लगभग किसी गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड के तुच्छ डॉन के आदमी थे, जो अपने आप को अंडरवर्ल्ड का बादशाह समझते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज उनकी रियल क्वीन यहाँ पर आई है, वह भी मौत की देवी बनकर। उन्हें थोड़ा सा अंदाजा होता तो अब तक वो घुटनों के बाल गिरकर माफी मांग चुके होते। अचानक ही वहां बॉडीगार्ड की बड़ी सी भीड़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आई। अचानक दक्षिता ने किसी शेरनी की तरह खड़ी होकर अपनी तेज नजरें इधर उधर दौड़ने लगी, फिर अपनी गन सेट करके अपने सामने से आ रही बॉडीगार्ड की भीड़ को मारने लगी। ये देखते ही वहां मौजूद सब लोग समझ गए कि यह लड़की कोई मामूली नहीं है। यहाँ कॉल बॉय या कॉल गर्ल ड्रिंक के साथ एंजॉय करने नहीं आई है। दक्षिता के बॉडीगार्ड्स भी हाथों में मौजूद मशीन गन से बॉडीगार्ड्स पर हमला करने लगे। ये देखते ही देखते पूरा क्लब खून भर गया, लेकिन दक्षिता के बॉडीगार्ड्स और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। वो क्लब के बीचों बीच खड़ी थी, फिर भी वो लोगों को ऐसी मार रही थी जैसे उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो। ये देखकर वह सब लोग की रूह कांप गई। वहां ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता हो खून की होली खेलने आए हो।
सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अब उन्हें यहाँ पर रुकने पर पछतावा हो रहा था। कुछ ही देर में रूम से निकलकर कॉल बॉय और कॉल गर्ल्स की भी भीड़ आ गई। वो हैरानी से सब देखने लगे। इसके साथ ही उनके रूम से बड़े बड़े गुंडे, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी निकले। क्लब की यह हालत देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। भले ही कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आज वह एक गलत काम में गलत आदमी का साथ दे रहे थे। अगर वह अपने साम्राज्य में होते तो शायद इस चीज से इतना नहीं डरते जो इस क्लब में होकर डर रहे थे। अगर यहाँ पर पुलिस या मीडिया गई तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो वह लोग कभी भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। अभी रीवा की नजर एक आदमी पर गई। उसे देखते ही रीवा हैरान हो गई। वह बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। वहां पर किस देखकर रीवा चौंक गई। क्या दक्षिता इस आदमी के लिए उसे क्लब में आई है? दक्षिता क्या गुस्से में बस अपना गुस्सा शांत करने के लिए ऐसी जगह को खत्म कर रही है या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है? जाने के लिए कहानी का अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो लीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH170 रोमांटिक शाह। और अब तक आपने पढ़ा, प्रिंस के रूम में काले कपड़ों में कोई घुस आता है। वही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे प्रिंस को अपने पास किसी के होने का एहसास होता। वो आदमी को पकड़ लेता है। काले कपड़े वाला आदमी भागने की कोशिश करता है। प्रिंस भी अपनी फाइटिंग स्किल से रोकने की कोशिश करता है। वो इंसान प्रिंस से बचकर भागने की कोशिश करता है। उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। प्रिंस के कोमा में रहने से उसकी बॉडी थोड़ी कमजोर थी। वो आदमी प्रिंस को सोफे पर गिराकर वहां से भाग जाता है। प्रिंस ने देखा उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। उसकी एंजल वाइफी को अपनी चोट से ज्यादा उसकी चोट देखकर तकलीफ होगी। जब प्रिंस ने सर्वेंट को अपना रूम साफ को कहा, सर्वेंट युवरानी को बताने के बारे में सोचा। प्रिंस उसे मना कर देता है कि वह खुद ही बता देगा। सर्वेंट ने उस रूम की सफाई करके जाने से पहले कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर प्रिंस हैरान हो गया। इधर दक्षिता खतरनाक और आपके साथ अपने चेहरे पर मास्क और ब्लैक कलर की लंबी सी ड्रेस और ओवरकोट पहनकर क्लब पहुंचे। वहां दक्षिता जैसी पर्सनैलिटी की लड़की को वहां देखकर हैरान थे। उसके बॉडीगार्ड और अर्जुन ने क्लब के एंजॉय करने आए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। क्लब में बैठे मिस्टीरियस आदमी को दक्षिता पर शक हो गया। उसने अपने असिस्टेंट को दक्षिता की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा, सिक्योरिटी गार्ड को दक्षिता पर हमला करने को, जब वह सब लोग अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन और उसकी टीम पर हमला करते हैं। अब आगे हुकअप क्लब में। क्लब के फर्स्ट फ्लोर के डिस्को एरिया में लिफ्ट का दरवाजा खुला। काले कपड़े पहने सिक्योरिटी गार्ड की भीड़ लिफ्ट और सीढ़ियों से हाथों में मशीन गन कर लिए दक्षिता के ऊपर फायरिंग करने लगे। उसने भी केलटेक PMR-30 गन का निशान सबको बनाने लगी। दक्षिता के बॉडीगार्ड्स और अर्जुन भी सबके ऊपर फायर करने लगे। जब क्लब का बॉडीगार्ड दक्षिता पर फायर करने की कोशिश करता, तभी उसके सर के बीचों बीच जाकर गन की गोली लगती। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकालकर अपने दुश्मनों की पोजीशन के बारे में पता करने का भी वक्त नहीं मिला था। उससे पहले दक्षिता और उसकी टीम ने हमला कर दिया। लिफ्ट और सीढ़ियों से ग्रीटिंग कार्ड बाहर आते ही सब माफिया क्वीन की गन का शिकार होकर वही मर जाते। क्लब में खड़े लड़के लड़कियां दक्षिता को रॉयल फैमिली से समझते थे। उन लोगों को दक्षिता का ही भयानक रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साथ साथ मौत की देवी धरती पर आ गई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जहां का जुर्म खत्म करने साक्षात देवी उतर आई हो। दक्षिता के आसपास का ओरा इतना दबाव महसूस कर रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही। वहां मौजूद अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर या माफिया खाने वाले कुछ लोकल गुंडे बुरी तरह डर गए थे। आज उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था माफिया तो ऐसे होते हैं। वो किसी को डरा धमकाकर पैसा लेने को ही खतरनाक समझते थे। खुद को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया समझने लगे थे। सब गुंडों ने बुरी तरह अपनी बॉडी को डर से कांपता महसूस किया। अब उन्हें उनके अंदर का एहसास हो रहा था जिन्हें वो डरा धमकाकर पैसे लूटते आते थे। पहली बार सोचा कि काश अगर वो इस डेट क्वीन के डेट गेम से बचकर निकल गए तो आज से कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे और न ही अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहेंगे। अब वो सबकी तरह मेहनत से करके पैसे कमाएंगे। इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। ये दुनिया उनके लायक नहीं है। वो तो एक डरपोक है। पता नहीं कौन कब उन्हें मार दे। ये सोचकर ही बहुत सारे लोकल गुंडों ने अंडरवर्ल्ड और गुंडागर्दी छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। आज अनजाने में दक्षिता ने कई गरीब लोगों की मदद कर दी थी, जिन्हें धमकाकर यह गुंडे पैसे लूटते थे और उनकी लाइफ भी गुंडे से अच्छा इंसान बनने की वजह दे दी। दक्षिता क्लब के सिक्योरिटी गार्ड के साथ खून से होली खेल रही थी। दक्षिता और उसके बॉडीगार्ड्स को देखकर लग रहा था जैसे कोई लोग किसी के अंग का हिस्सा है। अगर खिलाड़ी उनके करीब आ गया तो वह गेम से आउट हो जाएंगे। वह सब अपने अपॉइंटमेंट खिलाड़ी को अपनी छुपी हुई जगह से बाहर भी निकलने नहीं दे रहे थे। उससे पहले ही एक बार में ही उसे पर हमला करके उसे मार दे रहे थे। अचानक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ एहसास हो गया। सारे सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग बंद कर दी, अपनी जगह पर छुप गए। वो दक्षिता और उसके बॉडीगार्ड की सिचुएशन ऑब्जर्व करने के बाद उसने तिरछी नजर से बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा तो वह समझ गए। उन लोगों ने फटाफट कुछ लोगों को क्लब से बाहर निकाल दिया।
अचानक दक्षिता और उसके कुछ बॉडीगार्ड धीरे धीरे लिफ्ट और सीढ़ियों के करीब जाने लगे। जैसे ही वह करीब पहुंचे, दोबारा फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसके चेहरे, बालों और मास्क के साथ ओवरकोट पर खून के तेज फव्वारे में लगे। इस शोर शराबी और गन की आवाजों को सुनकर कुछ कॉल बॉय, कॉल गर्ल्स कर अपने रूम से निकाल कर आए। उनके साथ ही उनके क्लाइंट, कोई बिजनेसमैन, गुंडा, पॉलिटिशियन, छोटे मोटे नेता मौजूद थे जो अपने सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गए थे। वही कॉल बॉय और कॉल गर्ल में कुछ लोग डरे हुए और कुछ लोग गुस्सा थे। कुछ कॉल गर्ल और बॉय दुआ कर रहे थे, आज उन्हें नर्क भरी जिंदगी से आजादी मिल जाए, चाहे उसके बदले उन्हें मौत को क्यों ना गले लगाना पड़े। पूरे क्लब में शोर शराबा था, हर जगह लाशें पड़ी हुई थी। अब तक दक्षिता और उसकी टीम में 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया था। क्लब के 25 फ्लोर पर पहरा दे रहे थे। सारे सिक्योरिटी गार्ड अब लाश बनकर फर्स्ट फ्लोर के डिस्को हॉल में पड़े थे। क्लब में बाप की पब्लिक कब की जा चुकी थी। अब वहां कॉल बॉय, कॉल गर्ल्स और उनके साथ मौजूद पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, लोकल गुंडे वहां एक कोने में डर के मारे कांपते हुए खड़े थे। दक्षिता खून से लथपथ ओवरकोट, बालों और चेहरे के साथ दोबारा बैठ गई थी। दक्षिता ने ओवरकोट को पूरी तरह से बंद कर लिया था। उसकी लंबी ड्रेस को छोड़कर उसका मास्क, बाल और ओवर खून से सने हुए थे। कुछ सिक्योरिटी छुपकर उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिता ने उन्हें शूट कर दिया, जिस वजह से उसके मास्क, बालों और हाथों पर खून के लाल लगे हुए थे। अंत में उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी घायल हो गए थे। दक्षिता खून से सनी सोफे पर बैठी एकटक अपने सामने मौजूद सीसीटीवी कैमरा को देख रही थी। वो जैसे किसी को वार्निंग दे रही हो, या तो तुम खुद मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे पास आई तो तुम्हें एक बेदर्द मौत दूंगी। इधर 25 फ्लोर के रूम में बैठा वो आदमी अचानक तेज हंसने लगता। वो बोला, बेबी डॉल, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने बिजनेस में तुम्हारे इस तरह दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तुम मेरा कहर देखोगी। तुमने मेरी क्लब में आकर अपना कर दिखाया, अब देखना तुम्हारी लाइफ में अपना कहर बरसाऊंगा। ये बोलकर वह आदमी खिड़की के पास गया। अचानक रस्सी पड़कर टेरेस पर चला गया। तभी वहां पर एक चोपर आकर रुक। वो आदमी व्हाइट शर्ट, ब्लैक फॉर्मल पैंट में कॉपर की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा था, जिसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो चोपर में बैठने से पहले कुछ पल के लिए रुकता है, फिर चोपर में बैठते हुए जोर से चिल्लाया, इस बार तुम्हें भाग रहा हूँ, लेकिन दुगनी शक्ति के साथ आकर तुमसे अपनी इस इंसल्ट और नुकसान का बदला लेकर रहूंगा। ये बोलकर वह आदमी जोकर में बैठ गया और वो चौपर क्लब की टेरेस से उड़ान भर देता है। चौपर की आवाज सुन दक्षिता की आंखें लाल हो गई है। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जल्दी से लिफ्ट की ओर दौड़ लगा देती है। उसने लिफ्ट के पास पहुंचने से पहले उसके रास्ते में जितनी बॉडीगार्ड की लाश पड़ी थी, दक्षिता के सारे बॉडीगार्ड ने पैरों की किक मारकर अलग कर दिया। दक्षिता तेज कदमों से लिफ्ट के अंदर घुसी और लिफ्ट तेजी से 25 फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल बाद दक्षिता 25 फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान रीवा दक्षिता से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके कदम बहुत बार लड़खड़ा है। रीवा ने हार नहीं मानी। उसका चेहरा सुर्ख लाल था, आंखें लाल थी, उसकी पूरी तरह कहां पर रही थी। दक्षिता की नजर 25 फ्लोर के रूम की तरफ गई। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोल, रूम के अंदर का नजारा देखते होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। सीक्रेट पैलेस में प्रिंस खिड़की पर खड़ा दक्षिता के आने का इंतजार कर रहा था। तभी पैलेस के अंदर कार का काफिला आकर रुका। उसे देखकर प्रिंस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ अपने बिस्तर पर लेटकर ब्लैंकेट चेहरे डाल लेता ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे गहरी नींद में हो। इधर दक्षिता पैलेस की पार्किंग में मौजूद कार से बाहर निकली। इस वक्त उसने एक व्हाइट कलर का ओवरकोट पहन रखा था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वही उसने ब्लैक कलर की लंबी सी ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर खून का निशान नहीं था। दक्षिता बिना किसी एक्सप्रेशन के तेज कदमों से अपने रूम में आ गई। अर्जुन और रीवा ने लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर तेज सांसें लेनी शुरू की, जैसे इतनी देर से अपनी सांसें रुक हुए थे। एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली और फिर सोफे पर किसी पर बेजान लाश की तरह गिर गए। दक्षिता और प्रिंस के रूम में। दक्षिता ने रूम में आकर देखा, उसका क्यूट हस्बैंड गहरी नींद में सो रहा है। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके एक हाथ में चोट लगी हुई थी। अगर प्रिंस को चोट के बारे में पता चलता तो शायद बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। दक्षिता अच्छे से जानती थी प्रिंस उसे लेकर कितना ज्यादा पजेसिव है। दक्षिता ने क्लोजेट रूम में लॉकर खोलकर उसमें अपनी गन रखती। उसे लॉकर का पासवर्ड ऐसा था जो कोई भी आसानी से नहीं खोल सकता। उसके फिंगरप्रिंट भी लगते थे, जिससे दक्षिता को चिंता नहीं थी कि प्रिंस कभी उसकी गन देख लेगा। फिर दक्षिता ने ओवरकोट निकालकर बास्केट में डाल दिया। फिर धीरे धीरे अपनी लंबी ड्रेस के जिप खोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लंबी सी ड्रेस दक्षिता के बदन से फिसलते हुए नीचे गिर गई। दक्षिता ने उठाकर बास्केट में डाल दिया। फिर अंडरगारमेंट्स पहने ही अपने हाथ में शावर लेकर वॉशरूम में चली गई। दक्षिता ने ध्यान नहीं दिया। प्रिंस अपनी आंखों में हजारों सितारों जैसी चमक के साथ ब्लैंकेट से हल्का सिर निकाल कर दक्षिता की हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसने बस दक्षिता को गन रखते हुए नहीं देखा, बाकी उसकी हर एक मूवमेंट देखी थी।
जैसे ही दक्षिता के बदन से उसकी ड्रेस फिसल कर नीचे गिरी, प्रिंस की सांसें तेज हो गई। प्रिंस ने देखा कि दक्षिता ने रूम का दरवाजा तो बंद कर दिया है, वॉशरूम का दरवाजा हल्का सा धकेल भी नहीं लॉक करना तो दूर की बात, तो फिर प्रिंस अपनी एंजल वाइफी को कैसे छोड़ सकता था। जब उसकी वाइफ ने ही उसके लिए खुला इनविटेशन छोड़ा था तो प्रिंस बिस्तर से खड़ा हुआ और हसीन सपने बुनते हुए सीधा वॉशरूम के अंदर घुस गया। दक्षिता प्रिंस के जगह होने से अनजान अपने बाकी के कपड़े उतार कर सवार के नीचे खड़ी हो गई और बल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक उसे अपनी बॉडी पर दो हाथ महसूस होते हैं, तो वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। साथ ही उसके चेहरे पर जो भयानक एक्सप्रेशन थे वो प्यार भरे एक्सप्रेशन में बदल गए। प्रिंस ने दक्षिता को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके पूरे बदन पर अपने हाथ फिराने लगा। दक्षिता के तो पूरा रोम रोम खिल गया। दक्षिता अपना मुंह नीचे किए प्रिंस के एहसास को महसूस कर रही थी, फिर धीमी आवाज में बोली कि उठ, अब भी तुम सो रहे थे ना। ये सुनते ही प्रिंस दक्षिता के कान पर हल्के से बीते करते हुए बोला, वाइफी रूम में आप इतनी सेक्सी तरीके से कपड़े निकाल कर आधी अधूरे कपड़ों में वॉशरूम में आओगी, फिर कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ही जाने देगा। मैं तो बिल्कुल नहीं। ये बोलकर उसने अपनी शर्ट और पैंट निकाल धीरे से दक्षिता से चिपक कर खड़ा हो गया। दक्षिता प्रिंस के पूरी बॉडी को अपनी बॉडी के बहुत करीब फील कर पा रही थी। दक्षिता की प्रिंस से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक, उसे चोट लगी थी, दूसरा प्रिंस की नॉटी हरकतें ही ऐसी थी उसे जैसी बिना इमोशन वाली लड़की को भी शर्माने के लिए मजबूर कर देता था। अचानक प्रिंस ने दक्षिता की कमर को पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया। दक्षिता का सर झुका हुआ था और वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रिंस अपनी आंखें सिकुड़कर वहां देखा है तो हैरान हो जाता है। अचानक प्रिंस कुछ ऐसा करता है जिसकी दक्षिता ने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। क्लब का मालिक मिस्टीरियस आदमी कौन है? क्या वह सच में दक्षिता से बदला लेने आएगा? प्रिंस दक्षिता की चोट देखकर कैसे रिएक्ट करेगा और उनका फुल रोमांस देखने के लिए अगला चैप्टर पढ़े रहे। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। 171 PM मैरिज ऑफ अ कोल्ड हस्बैंड इन माई लाइब्रेरी। प्लीज रीडर, एक बार मेरी स्टोरी ट्राई करके देखिए, अगर अच्छी ना लगे तो मत पढ़ना। कहते हैं कि मुश्किल घड़ियां सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। कहते हैं बुरे हालात में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन ऐसे ही वक्त में इंसान के हौसले और आत्मविश्वास की परीक्षा भी होती है। ऐसी ही कहानी हमारी फीमेल लीड और मेल लीड है, जो रॉयल फैमिली से होने के बावजूद भी गलत लोगों और बुरे वक्त का शिकार होते हैं। वैसे हमारे फीमेल लीड और मेल लीड का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब दो लोगों का नेचर एक जैसा हो, दोनों की अच्छी बनती है। लेकिन क्या हो अगर दोनों का नेचर ही एकदम एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेडेड हो? बचपन से एक दूसरे के कंपीटिटर है, इस वजह से हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। एक दूसरे से हार जाने के बाद दोबारा दुगुने जुनून से फाइट करते हैं। दोनों अपने आगे कुछ भी नहीं रखते हो, दोनों के लिए ही अपना ईगो मायने रखता है। उसके लिए चाहे इन्हें कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, दोनों का ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमारी कहानी के किरदार अनिकेत और आयशा है। दोनों अहंकारी, हठी, एरोगेंट और प्राउड है। दोनों की फैमिली ने दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी। दोनों अपनी फैमिली, बिजनेस, फाइटिंग और अपने घर में हर चीज में कंपटीशन करते रहते हैं। क्या दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे, या फिर इन दोनों के फैमिली का फैसला गलत साबित होगा? क्या इन दोनों में कभी प्यार होगा, या फिर हमेशा ऐसे एक दूसरे से कंपटीशन करते रहेंगे? क्या ये कभी एक साथ मिलकर अपने बुरे वक्त और गलत लोगों से लड़ पाएंगे? जानने के लिए पढ़े रहिए मैरिज ऑफ अ कोल्ड हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट नॉवल। मुश्किल घड़ियां सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। कहते हैं बुरे हालात में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन ऐसे ही वक्त में इंसान के हौसले और आत्मविश्वास की परीक्षा भी होती है। ऐसी ही कहानी हमारे मेल और फीमेल लीड की है। वो एक रॉयल फैमिली से होने के बावजूद भी बहुत बार अपनों से धोखा खाते हैं और गलत वक्त का शिकार होते हैं। यूएसए के द रियल रेसलिंग रिंग में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट चमक रही थी। वही ऑडियंस एरिया में इंडिया और यूएसए के साथ अदर कंट्री की सारी ऑडियंस मिलकर इसका नाम चिल्ला रहे थे। एज रेसलिंग वर्ल्ड का ऐसा नाम बन जो बहुत जल्दी मशहूर हो गया था। उसने 2 सालों में 10 से ज्यादा फाइट जीत ली, और वो भी अपने से बेस्ट अपोनेंट को हराकर, जिस वजह से उसके फैन फॉलोइंग और कंपीटिटर भी बढ़ गए थे। इस वक्त रेसलिंग रिंग के आसपास ऑडियंस की भीड़ लगी हुई थी। उनके चिल्लाने के साथ कमेंटेटर ऑडियंस के एक्साइटमेंट को देखकर वह भी बड़ी एक्साइटमेंट से 2 सालों में अपने फैनन के दिलों में राज करने वाले इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। कमेंटेटर एक्साइटमेंट में बोला, ओह हमारी प्यारी ऑडियंस जिसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है, अपने कंपीटिटर से एक बार फिर से एक अलग ही जुनून के साथ बेस्ट रेसलर स्किल्स फाइट करने आ रहे हैं। हमारे द रियल फाइटर किंगस, सो लेट्स वेलकम हमारे फाइटर किंग एज हो।
इसके साथ एक बार फिर ऑडियंस में अज का नाम गूंजने लगा। तभी रिंग के लेफ्ट साइड में दरवाजा खुला और वहां से तेज रोशनी अंदर आई। अचानक उस रोशनी में बहुत लंबी चौड़ी 6 फुट की परछाई आकर खड़ी हुई। उसे देख ऑडियंस और कमेंटेटर का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया। कमेंटेटर ऑडियंस को एक्साइटेड करने के लिए इसकी 10 फाइट्स की शानदार विन होने के बारे में एक्सप्लेन के लिए बोला। हमारे द रियल फाइटर किंग ने 2 सालों में 10 रेसलिंग कंपटीशन किए। उन्होंने 10 फाइट को बहुत अच्छी तरीके से जीता। हमारे द रियल फाइटर किंग 10 फाइट्स के विनर रहने के बाद 11 कंपटीशन के लिए जुनून के साथ द रियल किंग फाइटर हमारे बीच आ गए हैं। इसके साथ वो लंबी चौड़ी परछाई धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ने लगी। वो लंबी चौड़ी परछाई रोशनी में आई। तभी ऑडियंस ने देखा ब्लैक ओवरकोट की हुडी पहने, ब्लू शॉर्ट्स और ब्लू टी शर्ट में स्ट्रांग पर्सनैलिटी का लड़का अपना सर झुकाकर खड़ा है। एज का हैंडसम चेहरा ब्लैक मास्क से ढका हुआ है। एज को देखकर ऑडियंस के चिल्लाने की आवाज में बढ़ती ही जा रही थी। एज ने धीरे धीरे अपना सर उठाता है। इसके साथ उसके सर से हुडी हट जाती है। सन ने देखा कि आपके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क में उनका द रियल किंग फाइटर खड़ा है। अगले पल रिंग के राइट साइड में दरवाजा खुला। वहां से लंबी चौड़ी 5 फुट 8 इंच की परछाई अंदर आई। फाइटिंग वर्ल्ड का लीजेंड मैक्स को देखकर ऑडियंस में एज के जैसे एक्साइटमेंट नहीं थी जो थोड़ी देर पहले ऑडियंस के बीच थी। वही कमेंटेटर उतनी एक्साइटमेंट से बोला, हमारी फाइटिंग वर्ल्ड के लीजेंड मैक्स। अगले पल वो इंसान सबके सामने आया। इसका अपोनेंट फाइटर मैक्स भी फाइटिंग वर्ल्ड में बहुत ही फेमस नाम था, लेकिन मैक्स फेयर फाइट वाला फाइटिंग के बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता था। उसने बचपन से फाइटिंग सीखी थी। 15 साल की उम्र फाइटिंग कर रहा था। थोड़ी देर ऑडियंस और कमेंटेटर की एक्साइटमेंट भरी आवाजों में दोनों फाइटर एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी मैक्स गले लगाने के बहाने एस के करीब आया और फिर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर एस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले पल मैक्स ने कुछ कदम पीछे लिए और एस को फाइट के लिए आंखों से वार्निंग दी। इसके साथ ही मैक्स ने खतरनाक पंच तेजी से उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। अगले पल एस ने बहते पानी की धारा की तरह पंच से अपने आप को बचाकर मैक्स पर हमला कर दिया। दोनों खतरनाक फाइट चालू हो गई। कभी मैक्स हमला करता तो कभी एस। दोनों में टक्कर की फाइट हो रही थी। तभी एस ने 2 कदम पीछे लेकर सीक्रेट फाइटिंग स्टाइल से मैक्स के साथ फाइट करने लगा। इस बार वो मैक्स पर भारी पड़ रहा था। इसी तरह 1 घंटे तक फाइट करने के बाद आखिर मैक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद रेफरी ने एस की जीत के साथ फाइट रोक दी गई। फाइट खत्म होते ही ऑडियंस का शोर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। एस को उससे ज्यादा मैक्स के वो शब्द सुनाई दे रहे थे। मैक्स ने एस के कान में कहा, द रियल फाइटर किंग तुम अगर यह फाइट जीत कर भी हार जाओगे। इसके बाद एस प्राइज सेरेमनी कंप्लीट हो गई। इस दौरान एस ने सोचा शायद मैक्स किस तरह स्ट्रेटजी होगी उसे हराने की। उसने मैक्स की बातों को इग्नोर कर दिया। फिर वो ऑडियंस के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अपने ट्रेनर के पास चला गया। वही ऑडियंस ने अभी भी एस का चेहरा नहीं देखा था। ऑडियंस एस के फाइटिंग स्टाइल की फैन थी। फिर ट्रेनर के साथ अपनी कंपनी रियल रेसलिंग एंटरटेनमेंट चले गए। जब एस और ट्रेनर डेनी मार्क प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंचे तब वहां प्रेसिडेंट के अलावा उसका फ्रेंड रोनाल्डो, सीक्रेट सर्विस के और मिस्टीरियस आदमी मौजूद था। प्रेसिडेंट मिस्टर एल्विस ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, वेलकम द रियल फाइटर किंग, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर रोनाल्डो ने एक स्क्रीन पर एक वीडियो चलाए जिसे देखते ही इसकी आंखें लाल हो गई। स्क्रीन पर कोई पानी की बोतल में विद पाउडर मिला रहा था। थोड़ी देर में एज अपने मैनेजर के साथ आया। जैसे ही एज उसे बोतल से पानी पीने वाला था कि अचानक उसकी मैनेजर नीति ने पानी की बोतल उसके हाथ से ले ली। अपनी बैग से दूसरी एकदम पैक बोतल निकाल कर उसे पानी पीने के लिए थी। एज हैरान, कंफ्यूज और खुश तीनों इमोशन साथ में फिल कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक और वीडियो चलने लगी जिसमें रोनाल्डो पानी में वह ड्रग्स मिल रहा था। ये देखकर इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घुरकर रोनाल्डो को देखा जिसके होठों पर ईविल स्माइल थी। फिर उसने तीसरी वीडियो चलाई जिसमें नीति को एक बड़े अंधेरे कमरे में बांध रखा था। उसके शरीर पर भयानक चोट के कर तेजी से खून बह रहा था। नीति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बस आखिरी सांसें ले रही थी। ये देखकर एस बुरी तरह टूट गया। उसके दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे अब मैक्स की बात याद आई। वह समझ गया ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। मैनेजर नीति हमेशा एस के लिए बड़ी बहन की तरह थी। अपनी बड़ी बहन को इस हालत में देखकर एस ने आंखों में नफरत और गुस्से के साथ घुरकर उन सब की तरफ देखकर कहा, तुम सब लोग मुझसे चाहते क्या हो। सब एक साथ बुरी तरह हंसने लगे। फिर प्रेसिडेंट मिस्टर एल्विस ने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके चेहरे पर फेंक कर कहा, डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। हमेशा के लिए यूएसए छोड़कर चले जाओ। कभी किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ही रियल किंग फाइटर हो। एस बुरी तरह डर गया। वो सबसे घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगा। ये देखकर रोनाल्डो हंसते हुए इसके करीब आया। उसके सामने झुककर उसका चेहरा जोर से पकड़ते हुए बोला, माय फ्रेंड, आपको फाइटिंग और नीति से किसी एक को चूज करना है। माय फ्रेंड, आप मैनेजर नीति को छोड़कर फाइटिंग चूज करते तब भी कभी बेस्ट फाइटर नहीं बन पाओगे।
तुम्हारे पास तुम्हारा द रियल फाइटर किंग का टाइटल भी नहीं रहेगा। फिर अपनी मैनेजर कम और सिस्टर नीति को खो दोगे। तुम भी जानते हो, रियल रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी तुम्हारी करियर को बना सकती है तो खत्म भी सकती है। तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम चाहो तो अपनी बिग सिस्टर नीति को बचाकर रेसलिंग वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर का करियर छोड़ सकते हो। तुम्हारा करियर डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर अज ने नफरत से सबको देखा और फिर कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। तभी किसी ने अज के सर पर बहुत तेज वार किया। उसने पलटकर उस इंसान को देखा तो उसके ट्रेनर डेनी था। उसको अपने ट्रेनर की हरकत पर विश्वास नहीं हुआ जिसे उसने अपने डैड के बराबर समझा। उसने उसे इस तरह धोखा दिया। एक अंधेरे रूम में एक लड़का किंग साइज बिस्तर पर लेटा पसीने से लथपथ बुरी तरह तड़प रहा था। तभी वहां रूम का दरवाजा खुला और तेज रोशनी अंदर आई। उस रोशनी के साथ लंबी परछाई उस बिस्तर के पास आकर बिस्तर पर लेटे लड़के को पकड़कर हिलाते हुए उसे उठाने लगा। वही बिस्तर के पास खड़ा लड़का बिस्तर पर नींद में अलग ही दर्द से तड़प रहे हुए लड़के को बुरी तरह हिलाते हुए बोला, ओह भाई, आज तुम फिर से वही सपना देख रहे हो। उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वो सब भूलना आसान नहीं है। तुम शायद भूल गए हो, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन से आज तुम्हारी शादी है। दादू ने तुम्हें क्या धमकी दी है, जल्दी उठ जाओ। दादू आ गए, उन्हें पता चल जाएगा। अपने दादू का नाम सुनकर वो लड़का अपने गहरी नींद से जाग गया। उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब उठा तो उसके फेस एक्सप्रेशन खड़ूस और एकटू इंसान के बन गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले बुरे सपने से वो नहीं बल्कि कोई और डर रहा हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं। पहले वाला लड़का ऐसे सिर हिलाता है जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो लड़का उसका खड़ूस चेहरा इग्नोर कर उसके हाथ खींचकर बिस्तर से उठाता है। उसे उस लड़के को वॉशरूम में धक्का दे देता है। वो रूम से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही वह बुरी तरह चिढ़ जाता है। पहले वाले लड़के के सामने उसे थोड़ा बड़ा लड़का खड़ा उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसे किसी जवाब की उम्मीद कर रहा हो। तो वो पहले वाला चिढ़ते हुए बोला, वह खड़ूस थोड़ी देर में रेडी होकर आ जाएगा। ये बोलकर खुद में बड़बड़ाते हुए चला गया। 172 प्रिंसेस पॉसेसिवनेस हेलो रीडर्स, वो चैप्टर कल मैंने जानबूझकर नहीं डाला था। दरअसल कल मैं चैप्टर लिख रही थी, लेकिन मेरे टीथ में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने पता नहीं टीथ का ट्रीटमेंट करके कौन सी दवाई दी कि मुझे आधी बेहोशी आ रही थी। उसी बेहोशी में मैंने वह चैप्टर डाला। मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, मेरे दो स्वार्थ थे। वो चैप्टर डालने के पहले तो मैं स्टोरी का प्रमोशन करना चाहती थी, दूसरा कल मुझे चैप्टर लिखा नहीं जा रहा था, इसीलिए अगर मैंने कल की छुट्टी करती तो मुझे थोड़ा नुकसान होता, इसीलिए मैंने वह सब किया। मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब तक आपने पढ़ा, दक्षिता ने माफिया क्वीन की पर्सनैलिटी में होती थी, तब हर चीज उसे परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से चाहिए होता है। आज उसकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। डेथ ऑफ क्वीन के डेथ ओरा के साथ प्रिंस के खिलाफ जिस क्लब में प्लानिंग हुई थी उसे डिस्ट्रॉय करने पहुंच जाती है। उस क्लब डिस्टर्ब कर देती है। उसका मिस्टीरियस बॉस भाग चुका था। वो दक्षिता से बदला लेने की प्लानिंग करके दक्षिता जब क्लब के रूम में कुछ देखती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर प्रिंस दक्षिता का इंतजार कर रहा था। उसके आते ही सोने का नाटक करने लगता है। इधर रीवा और अर्जुन ऐसे सांसें ले रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा युद्ध जीत कर आए हैं। दक्षु अपने रूम में आकर अपने सारे कपड़े निकाल कर अंदर क्लॉथ के साथ वॉशरूम में चली जाती है। प्रिंस बिस्तर में चेहरा छुपाए दक्षिता की हरकत देख रहा था। दक्षिता की सेक्सी अदाओं को देखकर वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है। फिर अपनी एंजल वाइफी के पीछे वॉशरूम में घुस जाता है। खुद के कपड़े भी निकाल दक्षिता को पीछे से अपनी बाहों में लेता है। दक्षिता बिना कपड़ों के शावर के नीचे खड़ी थी। प्रिंस दक्षिता को पीछे से बाहों में लेता है। अब आगे प्रिंस दक्षिता को पीछे से बाहों में भरेन खड़ा, उसकी पीठ पर गोरी दमकती पीठ पर पानी की बूंदें क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। प्रिंस उस पर किस और बाइट कर रहा था। वो वॉल के ऊपर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कहीं प्रिंस ने उसकी चोट देख ली तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तभी प्रिंस ने दक्षिता की कमर को पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया। अपनी प्यारी सी एंजल वाइफी का सुर्ख लाल चेहरा और होठों पर मौजूद पानी की बूंदों को देख उसको तेज प्यास एहसास हुआ। प्रिंस का गला पूरी तरह सूख गया है। प्रिंस बिना एक पल की देर के दक्षिता के होठों पर अपने होंठ रखकर पैशनेटली किस करते हुए उसने दक्षिता को कमर से पकड़ गोद में उठा दिया। दक्षु ने धीरे से प्रिंस की कमर में अपने पैरों को बंध लिया। प्रिंस ने किस ब्रेक के बिना गोद में उठाए रूम में लेकर आता है। अपनी किस ब्रेक करके उसे बिस्तर पर प्यार से लेटा दिया। प्रिंस कुछ पल प्यार से दक्षिता की आंखों में देखने लगा। फिर वो अपनी एंजल वाइफी को किस करने के लिए आगे बढ़ा। तभी दक्षिता ने प्रिंस को लाइट ऑफ करने को कहा। वो कुछ देर दक्षिता की आंखों में देखता रहा। फिर उसने लाइट्स बंद कर दी। दक्षु और प्रिंस की बॉडी से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी। दक्षिता को प्रिंस की बर्फ जैसी स्क्रीन पर पानी की बूंद को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी बर्फ बन जाएंगी।
दक्षिता ने प्रिंस की इतनी खूबसूरत बॉडी को देखा तो उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने एक हाथ बढ़ाकर प्रिंस को अपने ऊपर खींच लिया। यह महसूस कर पहले प्रिंस हैरान हो गया। फिर वो दक्षिता के ऊपर लेटकर उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से हंसकर दक्षिता के फोरहेड पर किस करता है। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। प्रिंस भी दक्षु के खूबसूरत चेहरे को बहुत प्यार से निहार रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथों में प्रिंस का मासूम सा चेहरा लिया और उसके फोरहेड पर किस कर देती है, जिससे प्रिंस की भी आंखें पल भर के लिए बंद हो गई थी। फिर दोनों एक दूसरे के गालों पर, नाक पर, होठों पर किस करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। दोनों में किसका प्यार सबसे ज्यादा पैशनेट है। प्रिंस उसकी गर्दन पर किस, बाइट और लिक करने लगा। दक्षिता ने हाथों में बिस्तर की चादर को कसकर पकड़कर अपनी बॉडी बीच से आधी ऊपर उठाकर सिसकियां लेने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर प्रिंस और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। दक्षिता से और कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रिंस को कंधों को पकड़कर अपने ऊपर खींच और उसके गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर किस, बाइट और लिक करने लगी। उसको प्रिंस की व्हाइट स्किन आइसक्रीम की तरह लग रही थी। दक्षिता अपने क्यूट हब्बी को पूरा निगल जाना चाहती हो। दोनों ने एक दूसरे के शरीर पर मौजूद हर पानी की बूंद को होठों से पी लिया। फिर दक्षिता ने प्रिंस को पैशनेटली किस किया। प्रिंस उस किस के साथ ही दक्षिता के अंदर इंटर हो जाता है, जिसे दक्षु की एक पल के लिए चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसकी सिसकियां पूरे रूम में घूमने लगी। प्रिंस भी अपनी पूरी रफ्तार साथ दक्षिता को प्यार कर रहा था। 2 घंटे एक दूसरे पर पूरी तरह प्यार लुटाने के बाद प्रिंस अपने माथे से पसीना पूछते हुए एंजल वाइफी के बगल में लेट जाता है। दक्षिता ने खिड़की से आई चांद की हल्की रोशनी में प्रिंस के चेहरे को देखकर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्षिता बहुत ज्यादा थक गई थी। पूरे दिन वो गुस्से और स्ट्रेस में रही थी। उसने डिनर और लंच भी नहीं किया था। प्रिंस ने देखा एंजल वाइफी पहले कितने ज्यादा स्ट्रेस में थी। अब कहीं एंजल वाइफी के प्यारे और मासूम से चेहरे पर सुकून दिखने लगा। प्रिंस भी दक्षिता के फोरहेड पर किस करता है। प्रिंस प्यार से दक्षिता निहारते हुए बिस्तर से उतरकर रूम के बाहर चला जाता है। फिर वो सेकंड फ्लोर के गेस्ट रूम में जाता है, जहां अर्जुन बिस्तर पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। अर्जुन उस पल को याद करते हुए बोला, करण तुम्हें पता है, आज बॉस का खतरनाक क्वीन बॉस वाला रूप देखने को मिला। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कैसे मैंने उनके साथ पूरा दिन बिताया। पता नहीं क्यों, लेकिन बॉस क्वीन बॉस की पर्सनैलिटी इतनी क्यों बदल जाती है। उन्हें सारा काम परफेक्ट क्यों चाहिए होती है। मुझे कभी कभी शक होता है कहीं उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। पता नहीं उन्हें कितनी प्रॉब्लम है। पहले बॉस को इंसोम्निया, माइक्रोफोबिया था। मुझे शक है कि बॉस को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी भी है। करण मेरे भाई, पता है तुम्हें, बॉस ने उस मिस्टीरियस आदमी की इंफॉर्मेशन हासिल करने के चक्कर में से चोट लग गई थी। तब बॉस ने मैंने उसका ट्रीटमेंट करने की जगह उसे छुपाने की कोशिश की। मुझे पूरा यकीन है वो मासूम से प्रिंस सर से अपनी चोट छुपाना चाहते हैं। वैसे पता नहीं प्रिज्म सर को पता चला कि उन्हें चोट लगी है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्रिंस जल्दी से आंखों में आंसू और गुस्सा लिए फर्स्ट फ्लोर पर अपने बॉडीगार्ड शेरा के रूम में गया। शेरा शांति से कुंभकर्ण की तरह पैर फैलाकर पूरे बिस्तर पर फैलकर गहरी नींद में सो रहा। उनके युवराज की शादी हुई तब से उसका काम ना के बराबर हो गया। उस प्रिंस की सेफ्टी की इतनी ज्यादा परवाह नहीं थी। वो बेफिक्र होकर सोता था। शेरा को देखकर लगता था वो अपने पूरे 7 जन्मों की नींद इन कुछ दिनों से पूरी कर रहा हो। वो बस दिन रात सोता रहता। बलवान काकोसा उसे कोई काम नहीं देते थे। इस वक्त शेरा बेफिक्र होकर सो रहा था। अचानक प्रिंस गुस्से और आंसुओं के साथ शेरा का कंधा पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। पहले प्रिंस ने शेरा को आवाज दी। वो कुंभकर्ण की औलाद बिल्कुल नहीं हिला। प्रिंस के इस तरह जगाने से शेरा हड़बड़ा कर उठकर हैरानी और नींद भरी आंखों से प्रिंस को देखते हुए बोला, युवराज आपको क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। वैसे भी उसे पता था इस सीक्रेट पैलेस की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है, यहाँ पर आना नामुमकिन है। तभी प्रिंस ने शेरा का हाथ पकड़कर बोला, आपको मेरी एंजल वाइफी को चोट पहुंचाने वाले इंसान को पूरी तरह खत्म करना है। शेरा हैरान और शॉक्ड हो गया। शेरा सीक्रेट एजेंट और एक्स आर्मी ऑफिसर था। वह इंसान की पर्सनैलिटी देखकर बता सकता था कि वो इंसान कितना पावरफुल और चालाक है। उसे पूरा यकीन था कि युवरानी ऐसी इंसान नहीं है जिसे कोई भी नुकसान पहुंचा सके। वह जल्दी से रूम के बाहर गया और चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद उसे पता चला कि आसपास कोई नहीं है तो प्रिंस के कंधों को प्यार से पकड़कर बोला, युवराज आपको कैसे पता कि युवरानी को चोट लगी है और किसने युवरानी को चोट पहुंचाई, आप मुझे बताएं, मैं उसे पनिश करूंगा। ये सुनते ही प्रिंस हमें सिर हिलता है और उसे पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर शेरा अचानक बोला, मुझे पता है कि कौन सच बता सकता है, युवरानी के साथ क्या हुआ है। ये सुनते ही प्रिंस की आंखें चमक उठी। शेरा ने उसकी चमकती आंखों में देखते हुए कहा, मैंने मॉर्निंग में देखा रीवा बायसा युवरानी के साथ गई थी। उन्हें और अर्जुन को लिविंग रूम में बैठे देखा था। मुझे पता चल गया रीवा मैम पूरा दिन उनके साथ ही थी। ये सुनते ही प्रिंस शेरा का हाथ पकड़ कर है रीवा के रूम में चला जाता है।
उन्होंने देखा कि रीवा डरी सहमी अपने बिस्तर के कोने में घुटनों में सिर छुपाकर रो रही है। प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे रीवा ने उसकी एंजल वाइफी के चोट पहुंचाई है। वो गुस्से से रीवा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। फिर उसे गुस्से से नीचे फर्श पर पटक देता है। अगर रीवा भावेश की बहन नहीं होती तो वो उसे जान से मार देता। भले ही प्रिंस काइंड हार्टेड था, जब उसकी एंजल उसकी वाइफ की बात आती थी वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहे थे। 2 साल पहले दक्षिता और प्रिंस अलग अलग हुए थे। तब प्रिंस ने अपनी एंजल वाइफी की गंदगी से टॉर्चर की वजह से हुई हालत देखी थी। आज भी प्रिंस की रूह कपा देने के लिए काफी थी। उस दिन याद कर प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता की जान को एक बार फिर खतरा है। वो सब रीवा ही कर रही है। प्रिंस ने रीवा के बालों को कसकर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। रीवा के लाल चेहरे और आंसुओं से सने चेहरे को देखकर एक पल के लिए प्रिंस का चेहरा नर्म पड़ गया। अगले ही पल उसे याद आया कि अर्जुन बोल रहा था कि उसकी एंजल को चोट लगी है। ये याद कर प्रिंस गुस्से में बोला, रीवा बाईसा मैं जानता हूँ आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा, इसका मतलब ये नहीं आपको अपनी एंजल वाइफ को नुकसान पहुंचाने दूंगा। आप हमारे भाभी की बहन ने हमने आपको कुछ नहीं कहा। आज आपको मुझे भाभी भी नहीं बचा सकता। आपके यहाँ से जाना होगा। आपको एहसास होगा कि आपने क्या किया है। रीवा बस प्रिंस की आंखों और बातों में दक्षिता के लिए पॉजिटिवनेस, प्यार और दर्द देख सकती थी, जो वह आज तक नहीं देख पाई। वह इतने दिन क्या आंधी थी जो उसने किसी और के प्यार के लिए अपनी लाइफ में सब आए सबसे प्रेशियस इंसान को खो दिया। इधर रूम में दक्षिता नींद में प्रिंस को अपनी बाहों में भरने के लिए अपने हाथ बिस्तर पर रखती है। वहां पर प्रिंस को ना देख झटके से अपनी आंखें खोल देती है। वो प्रिंस को बिस्तर पर न पाकर गुस्से से बिस्तर से खड़ी होती है और अपने आंखों को रब करते हुए प्रिंस को रूम में ढूंढती है, लेकिन रूम में ना देखकर वो अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम का दरवाजा खोलकर प्रिंस को देखती है। जब वो वॉशरूम में भी नहीं मिलता तो दक्षिता ने जल्दी से अपना नाइट गाउन पहनकर रूम से बाहर निकलती है और चारों ओर प्रिंस को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर उसने देखा रीवा के रूम की लाइट चल रही है। दक्षिता ने सोचा उसे मृदुल की याद आ रही होगी। अभी भी नहीं सोई, वो पूरे पैलेस में ढूंढती है। फिर जब वह किचन में जाकर देखते हैं तो वहां पर भी प्रिंस नहीं था। ये देखते ही दक्षिता की आंखें सिकुड़ जाती है। वो अपनी आंखें उठाकर पूरे पैलेस को देखते हैं कि प्रिंस कहाँ हो सकता है। फिर दक्षिता अपने सर को रब करते हुए रीवा के रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे उम्मीद थी प्रिंस वहां पर नहीं मिलेगा। फिर भी वह एक बार रोवा को चेक करना चाहती थी। पता नहीं क्यों उसका मन कह रहा था उसे रीवा के रूम में जाना चाहिए। कुछ तो गलत था जिसका दक्षिता को एहसास हो रहा था। उसे यह नहीं पता था कि हुआ क्या है। तभी उसकी नजर रीवा के रूम के दरवाजे पर खड़े एक परछाई पर गई, जिसे देख दक्षिता की आंखें सिकुड़ गई। वो तेज कदमों से उसे परछाई की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी वो परछाई प्रिंस की नहीं है। फिर भी दक्षिता जल्दी से वहां पर पहुंची। क्या हुआ, परछाई प्रिंस या शेरा की थी? वहां कोई और भी था क्या? दक्षिता प्रिंस के गुस्से भरे चेहरे को देख पाएगी या दक्षिता जान पाएगी कि उसका मासूम सा क्यूट है भी उसे लेकर कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH 173 चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अब आपने पढ़ा, प्रिंस और दक्षिता दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। क्लब में तांडव करने पर लगी चोट को छुपाने के लिए रोशनी बंद करने को बोल देती है। दक्षिता बुरी तरह थककर सुकून की नींद सो जाती है। प्रिंस को दक्षिता के डिनर न करने की टेंशन होती है तो वो बाहर अर्जुन से पूछने जाता है कि दक्षिता ने डिनर किया या नहीं। तब अर्जुन की फोन पर बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर प्रिंस को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो दक्षिता को परेशान न करने की जगह शेरा के पास जाकर दक्षिता को चोट पहुंचाने वाले के बारे में पता लगाने को कहता है। तब शेरा सीरियस होकर रीवा बायसा, युवरानी और स्टैंड अर्जुन के साथ गई थी। प्रिंस को गलतफहमी हो जाती है। रीवा ने ही उसकी एंजल वाइफी को चोट पहुंचाई। रीवा के पास जाता है। रीवा के पास जाकर उसके रोने को इग्नोर कर गुस्से में उसके बाल पकड़ दक्षिता को चोट पहुंचाने की वजह पूछता है। रीवा पर शांति से प्रिंस का दक्षिता के लिए प्यार देख रही थी। वही जब दक्षिता की नींद खुली वो देखी है प्रिंस उसके पास नहीं है। वो उठकर प्रिंस को ढूंढने लगते हैं। प्रिंस उसे कहीं नहीं मिलता तो उसे रीवा के कमरे में हलचल दिखाई देती है। वह वहां आती है। अब आगे दक्षिता ने रीवा के रूम के बाहर जाकर देखा शेरा वहां पर खड़ा रीवा से कुछ बात कर रहा है। शेरा को वहां देख दक्षिता बिना एक्सप्रेशन के कोल्ड वॉइस में बोली, मेरा क्यूटी कहां पर है? शेरा जल्दी से सर झुकाकर दक्षिता से रिस्पेक्टफुली ग्रीट करके बोला, युवरानी हमने अभी थोड़ी देर पहले युवराज को हमने टेरेस पर जाते हुए देखा था। हमें लगा आप भी टेरेस पर हैं, हमने आपको कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है। रीवा की आंखों में आंसू देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मिस शेखावत अब जो हो गया सो हो गया, गलती की है तो उसकी सजा तो मिलती है, चाहे वो मेरे हाथों से मिले या किसी और के हाथों से मिले।
तुमने आज जो देखा उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। रीवा सर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, जी युवरानी, हम आपकी बात समझ गए, हम आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। इधर शेरा हैरानी से मन में बोला, युवरानी को अगर रीवा बाईसा ने चोट पहुंचाई तो वो उनसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है? कहीं हमें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? तभी उसे दक्षिता की आवाज आई। दक्षिता शेरा को जानलेवा नजरों से घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, मिस्टर शेरा, बॉडीगार्ड कम असिस्टेंट, अगर आपका काम हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। दोबारा फिर कभी रीवा के रूम के आसपास इस तरह आधी रात को दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना मैं भी नहीं जानती आपके साथ क्या करूंगी। यह बोलकर दक्षिता वहां से चली गई। शेरा महसूस कर सकता था उनकी युवरानी ने उसे साफ वार्निंग दी है कि अगर वह रीवा के आसपास भी गलत इरादों से जाता है तो वो बिना पल भर भी सोचे उसे जान से मार देगी। शेर दक्षिता की धमकी सुनकर बुरी तरह डर गया और वो रीवा की तरफ देखकर अपना चेहरा मासूम सा बनाते हुए बोला, रीवा बाईसा, आई एम रियली सॉरी। हम क्या करें? युवराज बहुत ज्यादा गुस्सा थे। युवराज को आप पर शक, कहीं आपने ही युवरानी को चोट पहुंचाई है? वो आपसे गुस्सा थे। हम आपके पास कोई गलत इरादे से नहीं आया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी किसी भी गलती के लिए मुझे पनिशमेंट दीजिए। युवरानी को कुछ मत बताना, ये बोलकर चेहरा रीवा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। उसको ऐसे अपने पैरों में गिरकर भीख मांगते देखकर रीवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शेरा के पास घुटनों के बल बैठकर प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, तेरा भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मुझे आपको कोई पनिशमेंट नहीं देनी। फिर वो मुस्कुराकर हाथ जोड़कर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रीवा दरवाजे से पीठ लगाकर धीरे धीरे नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने मुंह को कसकर अपने हाथों बंधन कर घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर फूटकर रोने लगती है। उसके मन में यही चल रहा था, उसने किसी और का प्यार पाने के लिए अपना भी खो दिया। इधर रूम के बाहर शेरा जल्दी किसी डरे हुए पिल्ले की तरह तुम दबाकर भाग जाता है। इधर एक अंधेरे कोने में खड़ी परछाई सब देख और सुन रही थी। उसके कपड़े प्रिंस के रूम में घुसी परछाई ने जैसे थे। वो परछाई अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स घूम रही थी। वो परछाई अजीब आवाज में फुसफुसाते हुए खुद से बोली, ची ची, ओह तुम सब भी चिंता मत करो, जल्दी ही सबके दुख खत्म हो जाएंगे। ये बोलते ही उसकी आंखों में खतरनाक भाव दिख रहे थे। फिर वो परछाई अचानक अंधेरे कोने से गायब हो। इधर टेरेस पर प्रिंस शांति से बैठा चांद को देख रहा था। टेरेस की दीवार पर बैठा हुआ था, जिसे देखते ही दक्षिता का दिल धक से रह गया और वो तेज कदमों से प्रिंस के पास गई। उसे अपने पास खींचकर कसकर गले से लगा लिया। दक्षिता दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। वो प्यार से प्रिंस को समझाते हुए बोली, क्यूट हब्बी, आप ये क्या कर रहे थे? ऐसे नहीं करते, अभी तुम गिर जाते तो तुम्हें चोट लग जाती, तुम्हें पता है ना चोट लगने पर कितना दर्द होता है। ये सुनते ही प्रिंस दक्षिता को खुद से अलग करता है। फिर मुंह फेरकर हाथ बांधकर एकटक आसमान में चांद को देखने लगता है। प्रिंस को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख दक्षिता कंफ्यूज हो जाती है। अभी कुछ देर पहले उसे कितना परेशान कर रहा था। दक्षिता प्रिंस को खतरनाक जगह पर बैठा देखकर उस पर चिल्लाना चाहती थी। वो अपनी जान को इस तरह खतरे में कैसे डाल सकता है? वो अच्छी तरह जानती थी उसका मासूम सा हस्बैंड उसके गुस्सा करने पर शायद उससे और ज्यादा नाराज हो सकता है। दक्षिता ने प्यार से प्रिंस को पीछे से हक कर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी पीठ पर अपना चेहरा रब करते प्यार से प्रिंस को मनाते हुए बोली, ओले मेरे क्यूटी को क्या हुआ, मुझसे इतना नाराज क्यों है? क्या उसकी एजेंट वाइफी से गलती हुई है? प्रिंस दक्षिता की हाथों को पकड़ उसे अपने सामने खड़ाकर कुछ देर ऊपर से नीचे स्कैन करने उसकी नजर अचानक चांद की रोशनी में दक्षिता के हाथों पर जाती है। दक्षिता की कलाई पर छोटा सा खंजर से बना चोट का निशान था, जिसे देखकर दक्षिता अपनी नजरें चुराने लगती है। वो समझ गई प्रिंस को उसकी चोट के बारे में पता चल गया है। दक्षिता को समझ नहीं आया कि प्रिंस को कैसे पता चला। उसने हेयर बैंड पहन रखा था, अभी भी उसके हाथ में हेयर बैंड था, लेकिन प्रिंस ने अपनी उंगलियों से वो हेयर बैंड हटा दिया था, जिसे साफ वो चाकू का कट दिख रहा था। प्रिंस नम आंखों से दक्षिता को नजरें चुराते देख रहा था। कुछ देर अपनी जान से प्यारी एंजल वाइफी के कुछ बोलने का इंतजार करता है। जब दक्षिता अभी भी वैसे ही खड़ी थी, प्रिंस उसे छोड़कर अपने हाथ बांधकर चांद को देखने लगता है। ये देखकर दक्षिता जल्दी से प्रिंस के पास जाकर प्यार से उसे मनाते हुए बोली, क्यूट हब्बी, वो तो ऐसे ही लग गई। प्रिंस दक्षिता को गुस्से से घूरने लगता है। फिर उसको देखते हुए उदासी भरी आवाज में बोला, एंजल, आपको पता है आप हमें अभी भी मासूम समझती हैं। हम जानता हूँ कि 2 साल पहले हम 5 साल के बच्चे से ज्यादा मासूम थे। हम में बिल्कुल मेच्योरिटी और दुनियादारी की समझ नहीं थी। लेकिन एंजल, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। अब मुझे पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, कब और कैसे चोट लगती है, किस चीज से लगती है, कौन गुस्सा है, कौन नाराज है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। बस फर्क इतना है, हम अभी दिल से किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। किसी को चोट पहुंचाने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता तो आपको लगता है
मैं मासूम हूँ एंजल, आपकी यह चोट आपसे ज्यादा मुझे दर्द दे रही है। आप मुझे बताने की जगह इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है, आपके लिए हम 2 सालों से खुद का कितना ज्यादा ख्याल रखते आ रहा हूँ। हमने सोचा अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लगी मुझसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। दक्षिता को एहसास होता है, अगर प्रिंस को थोड़ी सी चोट लगती है तो उसे कितना ज्यादा दर्द महसूस होता है। प्रिंस आंसुओं से भरी आंखों से आसमान को देखते हुए अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके साथ ही प्रिंस आसमान में देखकर गुनगुनाता है, प्रिंस की सिंगिंग, चोट लगे तुम्हें तो दर्द होता है, आंख तेरे छलके तो दिल ये मेरा रोता है। मियाँ बीवी में अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होता है प्यार करने वालों में अक्सर ऐसा होता है। ऐसा होता है, सेवा करूं तेरा दिन रात मैं सदा रहूं जान तेरे साथ मैं सेवा करूं आपक दिन रात मैं सदा रहूं जाने मन आपके साथ मैं मेरे लिबों पे बस तेरा नाम है मैं हूं लाख तू ही मेरा राम है। ऐसे आंसुओं से क्यों पलकों को भिगोता है, आंख तेरे छलके तो दिल ये मेरा रोता है। दक्षिता जल्दी से प्रिंस को पीछे से गले से लगाकर बोली, आई एम सॉरी क्यूटी, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस, बस इस बार माफ कर दो। ये सुनते ही प्रिंस दक्षिता को कसकर गले से लगा लेता है, फिर उसे अपनी बाहों में भर बोला, एंजल आपको और चोट कहाँ लगी है, आपने मेडिसिन भी नहीं लगाई। प्रिंस दक्षिता से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता था, उसे प्यार से उसकी चोट के बारे में पूछने लगा। दक्षिता वैसे ही प्रिंस के सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, एक और लगी है वो छोटी चोट। प्रिंस की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो दक्षिता को अपनी गोद में उठने लगा। दक्षिता प्रिंस का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, क्यूटी आप भी तो कमजोर हो, ऐसे चलूंगी प्लीज, सच में दर्द नहीं हो रहा। वो सुनकर पर ध्यान से दक्षिता को देखता है, फिर प्रिंस दक्षिता को कमर से पकड़ लेता, दोनों एक दूसरे के साथ नीचे रूम में आते हैं। रूम में आते ही प्रिंस दक्षिता का नाइट गाउन निकाल देता है। तभी उसकी नजर दक्षिता के कमर पर लगे बड़े से स्कार पर गई जहां एक रेड कलर का बड़ा सा निशान था। प्रिंस की आंखें एक पल के लिए नम हो गई। उसने दक्षिता को आराम करने को बोलकर फिर मेडिसिन लगाकर उसे लेट जाता। वो दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। अगली सुबह प्रिंस ने दक्षिता को ऑफिस जाने से मना कर दिया जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती। दक्षिता बिल्कुल भी प्रिंस के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। वो दोबारा से घर से काम करने लगी। वो प्रिंस को ऑपरेशन तक बहुत ज्यादा खुश रखना चाहती थी, उसके दिमाग पर कोई स्ट्रेस नहीं डालना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो बाद में परेशान करेगी, अब वह उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहती थी। वैसे दक्षिता को प्रिंस की डाइट और एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखना था। 5 दिन तक डाइट और एक्सरसाइज के साथ प्रिंस ने अपनी एनर्जी पूरी तरह रिकवर कर ली थी। अब वो एक फिट इंसान की तरह बन गया। इधर से बस साइको डॉक्टर मेहर भी ऑस्ट्रेलिया चला गया था कुछ जरूरी इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अपनी गुड़िया को हार्ट ऑपरेशन के लिए इंडिया लाने के लिए। दक्षिता और प्रिंस आज मॉर्निंग में एक साथ उठ गए थे। दक्षिता अपना लैपटॉप लेकर गार्डन में टेबल पर बैठी अपना काम कर रही थी, वही प्रिंस गार्डन में पुशअप कर रहा था। ये देखकर दक्षिता प्यार से कहा, कटी चीटिंग मत करना और पूरे जितने बताए हैं उतने पुशअप करना, अगर मुझे कहीं गलत और कमी लगी तो दोबारा से उतने पुशअप लगवाऊंगी। प्रिंस बच्चों की तरह मुंह बनाकर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, एंजल वाइफी प्लीज आज रहने दो ना, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, क्या आपको मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा। प्रिंस अचानक चीरते हुए बोला, एंजल वाइफी अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या। ये सुनते ही दक्षिता अपना लैपटॉप वहीं छोड़कर प्रिंस के करीब गई जो पुशअप लगा रहा था। फिर प्रिंस के नीचे लेटकर उसे टीज करते हुए बोली, क्यूट हॉट हब्बी अब तुम्हें पुशअप करने, हाँ मुझे टच मत होना। ये सुनते ही प्रिंस में बनाकर दक्षिता को देखने लगा। अचानक उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और फिर वह दक्षिता से बोला, ठीक है एंजल, अगर हम आपको नहीं छू सकते तो क्या हुआ। अगले पल प्रिंस ने जो किया उसे देख दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। कल प्रिंस और टैक्स सीता के लिए एक खुशखबरी आने वाली है। इस खुशखबरी के साथ प्रिंस दक्षिता के लिए एक सरप्राइज प्लान करेगा और प्रिंस नहीं दक्षिता के साथ ऐसा क्या किया कि दक्षिता हैरान हो गई। क्या दक्षिता की शर्त उसे ही महंगी पड़ने वाली है। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 174 गोलगप्पू हब्बी और कौन ज्यादा बेशर्म। अब तक आपने पढ़ा, दक्षिता प्रिंस को पूरे पैलेस में ढूंढ रही थी। तभी वो शेरा को रावी के रूम में देखती है। रावी को जो हुआ उसे भूलकर को आगे बढ़ने का बोलती है। वो शेरा को भी धमकी देती है, उसने अगर रावी के खिलाफ कुछ भी गलत इरादे रखे उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शेरा भी बुरी तरह डर जाता है। उन तीनों की बातें वहां अंधेरे में छपी एक परछाई सुन रही थी। वो खुद से वादा करती है कि वो जल्द ही सबके दुख खत्म कर देगी। वह परछाई वही थी जो प्रिंस के रूम में घुसी थी। दक्षिता फिर प्रिंस के पास टेरेस पर जाती है। उसकी चोट देखकर प्रिंस गुस्सा और दुखी हो जाता है। वो उसे माफी मांगती है, उसकी वाइफ ही अपना पूरा ख्याल रखेगी। दक्षिता और प्रिंस पूरा ध्यान एक्सरसाइज एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में लगे। दक्षिता अपने क्यूट से हस्बैंड की डाइटिंग और एक्सरसाइज का ध्यान रखती। प्रिंस कुछ दिनों में ही बिल्कुल हेल्दी हो गया था। अब आगे सुबह की गुनगुनी धूप सीक्रेट मेंशन के व्हाइट कलर को और ब्राइट कर रही थी।
गार्डन गुनगुनी में धूप में दक्षिता अपने लैपटॉप पर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख रही थी। वो बहुत जल्दी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली थी, जो उसके क्यूट हस्बैंड प्रिंस से जुड़ा हुआ था। थोड़ी दूर प्रिंस भी डेली रूटीन से एक्सरसाइज कर रहा था। सीक्रेट मेंशन के आसपास के गाने हरे भरे जंगल से ठंडी हवा आ रही थी, जो दिल को सुकून पहुंच रही थी। वहां माहौल रोमांटिक और पीसफुल लग रहा। प्रिंस कुछ दूरी पर हरी भरी धूप में लेटा हुआ एक हाथ से अपने सर को सपोर्ट देकर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर दक्षिता को देख रहा था। उसके गोल गप्पा हो चुके गाल बता रहे थे वो किसी बात से नाराज हैं। दक्षिता होठों पर छुपी हुई स्माइल के साथ तिरछी नजरों से उसको देखकर बोली, ओह क्यूटी, धूप में रेस्ट करने से एक्सरसाइज नहीं होगा, आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। प्रिंस बच्चों की तरह मुंह फुलाकर आलती पालती मारकर बैठ गया, अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाकर। सुबह की धूप के कारण प्रिंस के गाल गुलाबी हो गए, जिसे वो बहुत क्यूट लग रहा था। दक्षिता को मनाने के लिए प्यार का मस्का लगाते हुए बोला, ब्यूटीफुल एंजल वाइफी, क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो? प्लीज आज के लिए इतनी ही एक्सरसाइज रहने देते हैं, आपको पता है ना, देखो कितना हेल्दी हो गया हूँ। दक्षिता उसको चिढ़ाते हुए बोली, हाँ मेरा क्यूट हब्बी कुछ दिनों से गोलगप्पू हब्बी बन गया। फिर सीरियस होकर बोली, क्यूटी चुपचाप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, वरना आज रात मैं स्टडी रूम में ही सो जाऊंगी। प्रिंस ने अपनी नजरें झुकाकर खुद को देखा तो सच में कुछ दिनों से चब्बी बेबी की तरह दिखने लगा था। प्रिंस मासूमियत से अपना चेहरा उठाकर दक्षिता को देखते हुए बोला, एंजल क्या आप गोलगप्पे पसंद नहीं करती क्या? फिर प्रिंस अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, भाभी कहता है कि लड़कियों को गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अगर हम गोलगप्पू बन गया हूं तो आप हमें खाती क्यों नहीं? गोलगप्पे की जगह आप मुझे खा लिया करो। ये सुनते ही दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। ये सुनते ही दक्षिता प्रिंस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ना में सिर हिलाती है तो प्रिंस दोबारा पुशअप्स करने लगता है। प्रिंस का मुंह गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। ये देखकर दक्षिता अपना लैपटॉप बंद कर खड़ी हुई और तेज कदमों से प्रिंस के पास जाकर उसके पास जमीन पर लेटकर उसके हाथों के बीच से उसके नीचे लेट जाती है। ये देख प्रिंस अपनी जगह पर जम गया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यूटी अब अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। एक बात याद रखना, मुझे बिल्कुल भी नहीं छू सकते। प्रिंस की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो दक्षिता को कुछ देर घूर कर देखता है। फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, एंजल अब आपकी विश पूरी करना तो आपके इस क्यूट से गोलगप्पू हस्बैंड की ड्यूटी बनती है। हम आपको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। दक्षिता मुस्कुराते हुए प्रिंस के चेहरे को देखने लगी। वही प्रिंस पुशअप्स करते हुए अपने होंठ दक्षिता के होंठ पर रखकर किस कर लेता है। दक्षिता अपनी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी करके हैरानी से उसे देखने लगी। उसने ये सोचा, नहीं ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर वो अपने शैतान हब्बी को घूरते हुए बोली, क्यूटी ये क्या, मैंने कहा मुझे छूना नहीं। प्रिंस भी उसकी आंखों में देखकर डेविल स्माइल के साथ बोला, एंजल आपने कहा मुझे छूना नहीं, हम आपको नहीं छू रहे, वो तो गलती से पुशअप्स करते वक्त मेरी होंठ आपके होंठों को छू रहे हैं। ये सुनते ही दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अब प्रिंस एंजल वाइफी को अपने नीचे देखकर तेजी से पुशअप्स करने लगा, जिसे उसकी और प्रिंस बॉडी और होंठ एक दूसरे से रब हो रहे थे, जिसे दक्षिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक और प्यारे कपल लग रहे थे जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। इधर कुछ दूरी पर कीर्ति यह सब देख रही थी। अचानक वह हंसने लगती है। कीर्ति होठों पर शरारती मुस्कान के साथ दक्षिता को चढ़ाते हुए बोली, दक्षु हाउ रोमांटिक, ओ माय गॉड, तुम दोनों के बीच का प्यार देख मुझे भी जल्द ही शादी करनी होगी। दक्षिता को शर्मिंदगी फील हो रही थी। वह इन दोनों नमूना से बचना चाहती थी। दक्षिता भी अपने मन में बोली, क्यूटी पहले कितना अच्छा और मासूम था, जब से यह बेशर्म बना है मेरी तो हालत खराब हो गई है। प्रिंस के हाथों के बीच से निकलने की कोशिश करती है। प्रिंस ने दोनों को हाथों को पकड़ अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाकर पुशअप्स करने लगा। अपने पैर को दक्षिता के पैरों के इर्द गिर्द लपेटकर पुशअप कर रहा था। दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। प्रिंस ने उसे इस तरह पकड़ रखा था। दक्षिता प्रिंस के चुंगल से निकल नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था कि दक्षिता प्रिंस से खुद को छोड़ा नहीं सकती थी, वो प्रिंस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। कीर्ति जोर जोर से हंसते हुए बोली, ओ माय गॉड, कोई तो दुनिया में रुथलेस क्वीन को काबू में कर सकता है। वेरी गुड क्यूट प्रिंस, तुम बहुत अच्छे हो, लगे रहो। कीर्ति हंसते हुए चली गई। वही दक्षिता प्रिंस की आंखों में घूरते हुए बोली, क्यूटी यह क्या कर रहे हो? प्रिंस दक्षिता की आंखों में देखते हुए बोला, एंजल आपको सच में हमें डेली एक्सरसाइज करवानी है तो रोज ऐसे रोमांटिक वाली एक्सरसाइज करवाना, आप जितना बोलोगे हम उतनी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है। दक्षिता अपनी नजरें चुराने लगी, इस रुथलेस क्वीन को काबू में कर सकता है। वेरी गुड क्यूट प्रिंस, तुम बहुत अच्छी हो, लगे रहो। ये बोलकर कीर्ति हंसते हुए चली गई। वही दक्षिता प्रिंस की आंखों में घूरते हुए बोली, क्यूटी ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। प्रिंस दक्षिता की आंखों में देख बोला, एंजल आपको सच में मुझे एक्सरसाइज करवानी है, रोमांटिक वाली एक्सरसाइज करवाना, आप जितना बोलोगे हम उतनी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूँ।
वो अपनी नजरें चुराने लगी। तभी दक्षिता का फोन बजने लगा। वो आंखों से प्रिंस को फोन की तरफ इशारा करती है। प्रिंस भी बेमन से एंजल वाइफी को छोड़कर दुख पर लेटकर एकटक आसमान को देखने लगता है। उसके लिए यह पल बहुत खूबसूरत थे। दक्षिता ने जाकर देखा तो उसके फोन पर लिरिक्स म्यूजिक इंडस्ट्री की चेयरमैन मिसेज वर्मा का कॉल आ रहा था। उसने चेहरे पर ढेर सारी एक्साइटमेंट के साथ फोन उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उधर से मिसेज वर्मा बोली, डीएम बॉस, अपने जैसा हमें ऑर्डर दिया था उसी तरह हमने वाईआर के कॉन्सर्ट की तैयारी कर दी है। वो अपना पहला गाना पब्लिक परफॉर्म सकते हैं। बस आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना घबरा गई थी। पहले 4 दिन बहुत ही कम टिकट्स बिकी थी। अचानक कल से बहुत सारी टिकट्स खरीदी जा रही हैं। मुझे तो लगता है वाईआर का पहला पब्लिक कॉन्सर्ट जरूर सफल होगा। दक्षिता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर वो प्रोफेशनल होकर बिना किसी भाव के मिसेज वर्मा से बोली, ओके वाईआर परफॉर्मेंस के टाइम पर पहुंच जाएगा। मुझे आप प्रोग्राम की पूरी डिटेल और प्रिंस की परफॉर्मेंस की डिटेल सेंड कर दीजिए जिसे सब कुछ तैयार कर सकूं। मिसेज वर्मा हाँ में सिर हिलाती है। दक्षिता भी तुरंत फोन कटकर प्रिंस के पेट पर बैठते हुए बोली, ओ क्यूटी, पता है आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तुम्हारा पहला पब्लिक कॉन्सर्ट करने का वक्त आ गया है। परसों तुम्हें अपने म्यूजिक का पहला कॉन्सर्ट देना है। प्रिंस भी एक्साइटेड हो गया। उससे दक्षिता की गर्दन में अपना हाथ फंसाकर अपने ऊपर झुकाया और उसे किस करने लगा। वो भी प्रिंस का साथ दे रही थी। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आवाज आई। उसे तरफ देखा तो बलवान काकोसा है। एक दूसरे से अलग होकर बैठ गए बलवान काकोसा थोड़े परेशान दिख रहे थे। ये देखते ही दक्षिता ने प्रिंस की तरफ देखकर कहा, क्यूटी तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये सुनते ही प्रिंस खुशी से बंदर की तरह उछलते चला गया। लिविंग रूम में शेरा और भावेश को एक साथ देखकर उनके करीब जाकर बोला, हमारी सरप्राइज का वक्त आ गया है। परसों मैं सबके सामने एंजल को वह सरप्राइज दूंगा। दोनों भी एक्साइटेड हो गए। उन्हें अच्छे से पता था प्रिंस अपने पब्लिक कॉन्सर्ट के साथ दक्षिता को भी सरप्राइज देना चाहता है। तीनों मिलकर सरप्राइज के प्लान को डिस्कस करने लगे। शेरा और भावेश ने मिलकर पूरे प्लेन की तैयारी करने का जिम उठा लिया। प्रिंस खुशी से बंदर की तरह उछलते हुए अपने रूम की ओर चला गया। दक्षिता ने गार्डन में चेयर पर बलवान काकोसा को बैठने का इशारा किया। वो भी चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ गए। दक्षिता ने उन्हें बोलने का इशारा किया तो बलवान काको ने उसे सब कुछ बताया, जिसे सुनकर दक्षिता के बहे सिकुड़ गई। वो धीमी आवाज में बोली, आप चिंता मत कीजिए, बस ये 2 काम खत्म हो जाए फिर मैं सबको देख लूंगी। 2 दिन बाद क्यूटी का म्यूजिक कॉन्सर्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपकी युवराज के ऑपरेशन के बाद हम लोग वहां पर चलेंगे, उन लोगों से हमारा हक वापस ले लेंगे। ये सुनते ही बलवान काकोसा हाँ में सिर हिलाती हैं। फिर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। फिर वहां से अंदर चले जाते हैं। इधर दक्षिता रूम में अपना लैपटॉप लेकर आए और लैपटॉप रखकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। दक्षिता ने लूज टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन रखा था। मिरर में देखते हुए तिरछी स्माइल के साथ बोली, तुम सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी तैयारी कर ली, अब देखते हैं कौन जीता है। ये बोलकर वो बुरी तरह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अगर कोई सुन लेता उसकी रूह कांप जाती। इधर सच में शेरा रूम के बाहर से गुजर रहा था। जैसे ही उसने दक्षिता की हंसी सुनी, उसके पर जम गए। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और वह अपने चेहरे पर डर के साथ और आंखों में अजीब से एहसास के साथ उसे रूम में आ रही हंसी को सुन रहा था। शेरा ने अपने फोन में एक मैसेज किया और प्रिंस और दक्षिता के रूम के दरवाजे को घूरते हुए वहां से चला गया। इधर दक्षिता जो बुरी तरह हंस रही थी, अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वह बिल्कुल शांत हो गई, जिससे कुछ हुआ ही नहीं। प्रिंस कंफ्यूजन में सिर खुजाते हुए बोला, एंजल आप अभी किस बात पर हंस रही थी, मुझे बताओ। दक्षिता अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, कौन हंस रहा था? मैं तो नहीं हंस रही थी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सुनते ही प्रिंस को ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाकर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। वहीं दक्षिता भी शॉवर लेने वॉशरूम में घुस गई। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ, प्रिंस ने क्लोजेट रूम से झांक कर देखा। दक्षिता को रूम में न पाकर वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा है। उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। बलवान काकोसा ने दक्षिता को ऐसा क्या बताया जिसे दक्षिता सुनकर गुस्से में थी? प्रिंस ने ऐसा कौन सा सरप्राइज प्लान किया है जो वह सबके सामने दक्षिता को देने वाला है? दक्षिता की तैयारी की बात कर रही थी। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH175 रोमांस और रोमांटिक डेट। अब तक आपने पढ़ा, दक्षिता प्रिंस को टीच करने के लिए उसके हाथों के बीच में लेटकर पुशअप करने को बोलती है। प्रिंस उसको किस करते हुए पुशअप्स करने लगता है। इसी दौरान कीर्ति आकर उन्हें ऐसे एक दूसरे के साथ रोमांस करता देखकर वो दक्षिता को चिढ़ती है। दक्षिता वहां से उठना चाहती थी। प्रिंस ने कीर्ति को इग्नोर करके उसके हाथों को पकड़कर पुशअप्स करना शुरू कर दिया। कीर्ति हंसते हुए वहां से चली गई। तभी दक्षिता का फोन बजने लगता है। मिसेज वर्मा का कॉल था, जो बताती है कि वाईआर के पब्लिक कॉन्सर्ट की तैयारी हो गई है। वो परसों है। सारे टिकट जो कुछ दिनों से नहीं बिक रहे थे वो अचानक सेल होने लगे।
मिसेज वर्मा को पूरा यकीन है कि वाईआर का पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट जरूर सफल होगा। प्रिंस और दक्षिता को बलवान काकोसा के आने की आवाज आती है तो प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे से थोड़ी दूर नॉर्मल होकर बैठ जाते हैं। वो दक्षिता से अकेले में बात करना चाहते थे। उसने प्रिंस को अंदर भेज देती है। प्रिंस अंदर जाकर भावेश और शेरा के साथ कुछ प्लानिंग करता है, जिसकी तैयारी भावेश और शेरा की जिम्मेदारी थी। वहीं दक्षिता को बलवान काकोसा कुछ बताते हैं, जिसे दक्षिता बताती है कि प्रिंस के पब्लिक कॉन्सर्ट और उसके ऑपरेशन के बाद वो सबसे अपना सब कुछ वापस ले लेगी। बलवान काकोसा भी दक्षिता पर विश्वास करके वहां से चले जाते हैं। दक्षिता रूम में आकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। वो बोली, तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे तुम लोगों की चाल के बारे में नहीं पता। मैंने तुम लोगों से 2 कदम आगे की चाल सोच रखी है। वो पता नहीं किसके बारे में सोच रही थी। वो बहुत भयानक रूप से हंस रही थी। इधर बाहर शेर दक्षिता की आवाज सुन लेता है। उसके चेहरे पर अजीब से बाहर आ जाते हैं। वह किसी को फोन पर मैसेज करता है। अब आगे प्रिंसेस टावर के नीचे खड़ा था कि तभी उसे दक्षिता की अजीब सी हंसने की आवाज आई। एक पल के लिए तो वह चौंक गया, फिर वह जल्दी से टावल लेकर बाहर आया। उसकी एंजल वाइफी को नॉर्मल ही खड़ी थी। प्रिंस हैरान हो गया। वो बोला, वाइफी आप थोड़ी देर पहले अजीब तरह से हंस रही थी। दक्षिता ने अपनी आंखें सिकुड़कर बोली, मैं कब हंस रही थी क्यूटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रिंस ने कंफ्यूजन अपना सिर खुजाया, ऐसे इशारा किया, हाँ शायद हो सकता है। फिर वो क्लोजेट रूम में जानने लगा। वो प्रिंस को देखकर खो गई थी। प्रिंस की पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने सिर्फ टॉवल पहन रखा था, जिसे उसका गला सूखने लगा। प्रिंस जल्दी में अपनी बॉडी सुखाना भूल गया था। वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो किसी खिले हुए फूल से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूल पर सुबह सुबह उसकी बूंदें जमा हो। दक्षिता एकटक प्रिंस को देख रही थी। वो जैसे ही क्लोजेट रूम घुसने वाला था, दक्षिता ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके होंठों पर अपने होंठ रखने पहले सेडिक्टिव वॉइस में ईयर लॉक पर बाइट कर धीमे से बोली, ओ हब्बी, किसने कहा था, तुम्हें किसने कहा था इतना हॉट बनाकर वॉशरूम से बाहर निकालो, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रिंस भी दक्षिता का किस में साथ देने लगा। वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दक्षिता सवार लेकर आती है। वो और प्रिंस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज दक्षिता को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना था। वो ऑफिस जाना चाहती थी। तब प्रिंस बोला वो भी पैलेस में बंद नहीं रहना चाहता, उसे भी बाहर जाना है। दक्षिता उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। वही कीर्ति के रूम में वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक गुलाबी कलर के टॉवल को अपनी गोरी मक्खन जैसी स्मूथ स्किन पर लपेटे बाहर निकली। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। वो शावर लेकर बाहर आई थी। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल बंधा हुआ था। अचानक उसके रूम का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और भावेश अंदर आया। लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसके सामने कीर्ति भीगे बदन के साथ सिंगल टॉवल में खड़ी थी, जिसमें वह बहुत ही सेक्सी और हॉट लग रही थी। भावेश का गला बुरी तरह सूखने लगा और वो हकलाते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा ये क्या है, प्लीज आप कपड़ा पहन लीजिए। कीर्ति गुस्से में आ गई और वो पैर पटकते हुए क्लोजेट रूम की ओर जाने लगी कि इतनी देर में ही भावेश ने कमर से पकड़कर उसे अपनी करीब खींच लिया, जिसे अचानक कीर्ति का टावल सरक नीचे आ गया। अपने सामने का नजारा देख भावेश की तन बदन में आग सी लग गई। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपना लार निगल लेता है। कीर्ति भावेश की हालत देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उसकी नजर भावेश की नजर का पीछा करती है, तो वो जल्दी से अपने टॉवल को संभाल लेती है। उसने ने सोचा कि टॉवल नीचे चला गया। वो खुद को छुड़ाकर जल्दी से क्लोजेट रूम में घुस जाती है। भावेश कुछ गहरी सांस लेकर कीर्ति से बाहर से बोला, हम डॉक्टर साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप सच में मेरे दिल की फीलिंग जानना चाहती हैं तो आप प्लीज शाम को पैलेस के पीछे वाले जंगल में आ जाना। ये सुनते ही कीर्ति की भौहें सिकुड़ गई। उसने भावेश की बातों को नजरअंदाज किया और वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वही भावेश भी अपनी सिक्योरिटी कंपनी के लिए चला गया था। इधर शेरा किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह बोला, मैं उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। युवरानी बहुत डेंजरस है। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, तुम्हारे कारण मैं अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ पर रुका हुआ हूँ। वरना रुथलेस क्वीन बॉस को देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इस पूरी दुनिया से ही गायब हो जाऊं। उधर से एक भारी आवाज आई, तुम सुपर सीक्रेट एजेंट होकर क्रिमिनल से डर गए। ये सुनते ही चेहरा की वह सिकुड़ गई। वो बोला, क्रिमिनल नहीं, वो काइंड हार्टेड लेडी है, रूथलेस माफिया क्वीन है, वह कोई क्रिमिनल नहीं है। उधर कुछ पल भर की शांति छाई रहती है। दोनों तरफ की शांति के बाद उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर शेरा बस हाँ हूं कर रहा था। इधर दक्षिता और प्रिंस मुंबई के ब्लू हेवन होटल में जाते हैं।
यहाँ बड़े से मीटिंग रूम में मुंबई के बहुत सारे बिजनेसमैन, दक्षिता की फ्रांस के मेक्सिको सिटी के सबसे फेमस बिजनेसमैन के साथ मीटिंग की। दरअसल वो यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे जिसके उन्होंने इंडिया से बेस्ट कंपनी चूज करने के बारे में सोच। सबको पता था कि डीएम इंडस्ट्री से बेस्ट कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन वही ये भी जानते थे अगर डीएम इंडस्ट्री की चैंपियन सीईओ को प्रपोजल में इंटरेस्ट होता तो वो सारे बिजनेसमैन इस मीटिंग में कभी नहीं आते। अचानक बॉस ने यहाँ आकर उन्हें बहुत बड़ा शॉक दे दिया था। दक्षिता एटीट्यूड के साथ मीटिंग हॉल में एंटर करती है। उसके पीछे पीछे प्रिंस भी चेहरे पर मास्क लगाए एंटर करता है। दक्षिता के बारे में थोड़ी स्टाफनेस, जानलेवा एहसास था। वहीं कोई मीटिंग रूम में एंटर करने वाली पावरफुल लेडी डीएम बॉस के पीछे चल रहे प्रिंस के पास में स्मूथनेस और प्यारा एहसास था। वही एक शख्स ऐसा भी था जो प्रिंस को यहाँ देखकर और खासकर दम बॉस के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के करीब कब आए और वो इतनी पावरफुल लेडी के साथ कैसे हो सकता है। एक लड़की प्रिंस को नफरत भरी नजरों से घर रही थी। उसका बस चलता तो वह भी प्रिंस को मार देती। तभी उसे लड़की के पास बैठा मुंबई शहर का इंडिया के बिजनेसमैन में टॉप 10 में आने वाला बिजनेसमैन धर्मेंद्र रानावत और लड़की के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ मेरी बेबी, कोई परेशानी है क्या? ये सुनते ही वो लड़की ना में सिर हिला देती है। दरअसल यह और कोई नहीं, प्रिंस की कजन सिस्टर मोहिनी थी। उसकी एंगेजमेंट जल्दी मुंबई के रहने वाले रानावत खानदान के बेटे धर्मेंद्र से होने वाली थी। फिर वो प्रिंस के डेट साबित करके वो मोहिनी को वहां क्वीन बनाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन प्रिंस को देखकर मोहिनी के चेहरे पर नफरत और डर के भाव आ गए। प्रिंस को इतनी पावरफुल लेडी के साथ देखकर तो उसके पसीने छूटने लगे। वह देख सकती थी उसका मंगेतर और मीटिंग रूम में बैठा एक इंसान किस तरह उसकी लेडी से डर रहा है। रेडी कहना गलत होगा, उसके सामने एक यही 24-25 साल की लड़की खड़ी थी जो उसकी एज में होने के बाद भी एक मैच्योरिटी और एक पावरफुल और अब खेल रही थी। मोहिनी साफ महसूस कर सकती थी कि वो इस लड़की से कभी पंगा नहीं ले सकती। थोड़ी देर में सब लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। सब लोग जानते थे रिजल्ट क्या होने वाला है, फिर भी सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये प्रोजेक्ट डीएम इंडस्ट्री को मिल गया। दक्षिता चुपचाप खड़ी हुई वहां से जाने ही वाली थी कि प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया। दक्षिता प्रिंस की नजरों का पीछा करती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है क्योंकि वो मोहिनी की आंखों में प्रिंस के लिए नफरत साफ देख सकती। दक्षिता ने जानलेवा नजरों से दूर कर सबको प्रिंस के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर ले जाती है। मोहिनी प्रिंस तो पीछे आई थी, लेकिन दक्षिता जल्द ही प्रिंस के साथ वहां से निकल गई। वह नहीं चाहती थी कि प्रिंस के पुराने दर्द के बाहर भी खुले, लेकिन अभी उसे हेल्दी सेक्टर ऑपरेशन की जरूरत थी। अब उसकी बातें सुनता तो शायद उसका माइंड भी फोकस नहीं कर पाता, शायद ये दवाई काम नहीं करती। सब सीक्रेट पैलेस लौट कर आ गए थे। सब बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। दक्षिता मिस को कंपनी के प्रोजेक्ट की डिटेल की मेल चेक कर रही थी। अचानक भावेश कुछ इशारा करके मेंशन से बाहर निकल सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर में डिनर का टाइम होने वाला था। सभी फ्रेश होने चले गए। कीर्ति जैसे ही अपने रूम में पहुंची तो वहां पर एक पैकेट रखा हुआ था। कीर्ति ने वह पैकेट खोला तो उसमें इस बहुत खूबसूरत सा सिंपल सिल्क का लॉन्ग पिंक गाउन था। कीर्ति डर रही थी कहीं भावेश फिर से कुछ ऐसी बात ना बोल दे जिस उसका दिल टूट जाए। कीर्ति उसे मिलने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये गाउन देखकर उसने डिसाइड कर लिया, ओह एक बार भावेश से मिलकर देखेगी, चाहे भावेश उससे कुछ भी क्यों ना कहे चुपचाप सुन लेगी। उसके बाद कीर्ति गाउन पहनकर छुपते हुए मेंशन के पिछले हिस्से में चली जाती है। वहां से वह जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वह जंगल में कदम रखती है, उसके सामने एक पिंक कलर की गुलाबों का रास्ता बना हुआ था। वो उस रास्ते पर चलते हुए अपने मन में सोचती है, क्या प्रिंस सच में उसे प्रपोज करने वाला है? उसने ये सब इंतजाम किए हैं। कीर्ति अच्छी तरह जानती थी कि भावेश का कोई भरोसा नहीं, उसके माफी भी मांगने के लिए ये सब कर सकता है। कीर्ति धीरे धीरे अपनी बड़ी धड़कनों के साथ एक जगह जाकर रुकती है, तो वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। उसके पास गुलाबों से सजी एक टेबल और 2 कुर्सी के ऊपर एक वाइन की बोतल, 2 गिलास और 2-3 बॉल में खाना रखा हुआ था। कीर्ति अपने कदम टेबल के पास बढ़ती है। टेबल के पास पहुंचकर वह इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक एक सॉन्ग प्ले होता है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। भावेश एक ब्लैक कलर के टक्सीडो में चलता हुआ कीर्ति के करीब आता है। उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लेता है। दोनों साथ में हल्के डांस मूव करने लगता है। साथ में सॉन्ग भी गा रहा था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। उसके बाद कीर्ति के लिए टेबल खींचकर उसे उस पर बिठा देता है। खुद वाइन और खाना सर्व करता है। उसके बाद कीर्ति को निहारते हुए खाना खाने लगता है। वही कीर्ति अपना सर झुकाकर चुपचाप खाना खा रही थी। वो महसूस कर सकती थी
भावेश उसे अजीब नजरों से दूर रहा है, किसी के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। सुना गम जुदाई का उठते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग दिन भी, यहाँ तो लगे बरस के समान। अचानक भावेश खाना खत्म करके खड़ा हुआ और उसने ऐसा कुछ किया जैसे करती लगभग 6 से गिरते गिरते बची। क्या भावेश सच में कीर्ति को प्रपोज कर देगा? क्या कीर्ति अब भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? जब बाकी लोगों को भावेश के प्रपोजल के बारे में पता चलेगा तो क्या वह लोग इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? आगे भावेश दक्षिता कीर्ति प्रिंस की लाइफ कौन सा मोड़ लगी, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।